यूनिट नंबर जो आपकी 11 है, रेगुलेशंस ऑफ द कैपिटल मार्केट, ये कहीं ना कहीं इसका जो बेस है यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो आने वाली जो यूनिट्स है, 9th यूनिट में मैंने आपको बताया था 10th और 11th यूनिट कहीं ना कहीं यूनिट नंबर 9 इसका बेस है। और अब 11th यूनिट कर रहे हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे कि भाई रेगुलेशन मीन्स की रूल रेगुलेशंस टर्म कंडीशंस क्या क्या फॉलो करनी चाहिए जब भाई हम मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, और वो भी कैसी मार्केट? कैपिटल मार्केट में जब हम ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। सो कैपिटल मार्केट क्या होती है इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था यूनिट नंबर 10 में, कि कैसे फंक्शनिंग करती है, क्या वर्किंग परफॉर्मेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, स्टॉक एक्सचेंज का क्या वर्क रहता है, किस तरीके के थ्रू हम क्या करते हैं, प्राइस को सेट किया जाता है, बंडल्स कैसे बनाते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट, राइट। अब हम बात कर लेते हैं रेगुलेशंस की। अब देखो यहां पर ना सारी की सारी बात करेंगे हम हमारे सेबी के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और इस स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के आने से पहले क्या कोई एक्ट नहीं था? क्वेश्चन यही था सब, मेरे मन में तो यही था, आई थिंक तुम्हारे मन में भी यही होगा कि सेबी के आने से पहले क्या कोई रेगुलेशंस नहीं होंगे, क्या कोई एक्ट नहीं था, क्या कोई टर्म कंडीशन नहीं थी कि कैसे कोई मार्केट चलनी चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो कैपिटल मार्केट है आपका ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है, ठीक है। कैपिटल मार्केट दो तरीके की होती है, गिल्टेज एंड द कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। कॉर्पोरेट सिक्योरिटी को फर्दर आगे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज दैट योर प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड इज दैट सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट को संभालने के लिए अलग एक्ट होता था, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1956 का, और सेकेंडरी मार्केट को संभालने के लिए अलग एक्ट होता था, सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशंस एक्ट 1956। पर अलग अलग एक्ट होने के कारण काफी सारी कंफ्यूजन आई थी, बहुत सारी कंफ्यूजन आई थी, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो इंटरमीडियरीज है, चाहे वो इन्वेस्टर्स है। और कंसेप्ट को, रूल्स को अगर वो क्लियरली नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? बहुत सारी हेराफेरी होगी, फिर आपकी ट्रांजैक्शंस नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं रहने वाली है। चाहे आप पब्लिक इशू करने टाइम है, ट्रेडिंग करते वक्त है, या फिर शेयर्स को इशू करते वक्त है, अलॉटमेंट करते वक्त है, प्राइस को सेट करते वक्त है, काफी सारी हेरा फेरी आप लोगों को नजर आएगी। और ये हेरा फेरी ना हो तो सेबी के यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट क्या है? पिछले दोनों के दोनों जो मैंने अभी आपको बताया, कैपिटल इशू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस जो एक्ट है इनको खत्म कर दिया गया और सेबी को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। सो यही यहां पर रेगुलेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हर चीज को डिस्कस किया जाएगा डिटेल में, और क्वेश्चंस यहां से एग्जाम में 100% आते हैं, हर बार आते हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले पूछा गया है पावर ऑफ द सेबी इन रिलेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि सेबी किस तरीके, क्या सेबी का क्या रोल है, कैसे इशू ऑफ द कैपिटल को इशू करने में एंड द शेयर होल्डर के प्रोटेक्शन में, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है कि व्हाट आर द कॉर्पोरेट टेक ओवर्स एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ द सेबी इन द रेगुलेटिंग द सच टेक ओवर्स। सो ये दिसंबर अभी लास्ट सेम का ही है ये। सो वन बाय वन इन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो बट सबसे पहले जरूरी है समझना कि भाई रेगुलेशंस क्या है। अब देखो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए तो इंट्रोडक्शन तो लिखना ही लिखना पड़ेगा कि भाई कैपिटल मार्केट होती क्या है, किस तरीके से फंक्शनिंग करती है, जो कि हम ऑलरेडी 10th यूनिट में ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आप लोग इसको छोटा सा पढ़ लेना। जो मेन बात है मैं यहाँ से बता देती हूँ कि जितनी भी शेयर्स की डीलिंग होती है ना, वो हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होती है, सबसे बड़े ट्रेडिंग हाउस है, ठीक है। और पहले के टाइम में क्या होता था, केवल यूएसए एंड द जापान, ये दो कंट्रीज थी जो कि नंबर ऑफ द शेयर होल्डिंग में कह सकते हैं कि कितने सारे पॉपुलेशन ऐसी हैं जो इन्वेस्टिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, ये दो कंट्रीज थी। पर इंडिया ने भी धीरे धीरे करके इसमें एक प्लेस बना लिया। इंडिया टॉप थर्ड कंट्रीज के यहाँ पर काउंट की जाती है, ठीक है। जो चीजें पहले अनक्लियर थी उसको क्लियर किया गया। दैट मीन्स जो पहले चीजें, अगर मैं ये कहूँ कि पेपर वाइज हो, ठीक है, पेपर बेस्ड ट्रेडिंग समझते हो, जैसे पेपर वाइज जो, ये मैं तभी कह रही थी आप लोगों को यूनिट नंबर 10 इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि जो भी टर्मिनोलॉजी आज मैं यहाँ पर यूज करूंगी वो डेफिनेटली हमने पीछे एक्सप्लेन की होगी, जो नहीं की होगी मैं उसको आज एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। जो आपकी जो टेक्नोलॉजी है एडवांसमेंट की, ये पहले क्या होता था, पेपर बेस होती थी, अब क्या हो गया, स्क्रीन बेस हो गया। इसकी डिजिटल वे से हम क्या करने जा रहे हैं, अपनी ट्रेडिंग करते हैं,
जिसके थ्रू आपके जितने भी कंपनीज है, स्टॉक ब्रोकर्स है, जितने भी एजेंट्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, सबके सामने सेम इंफॉर्मेशन नजर आती है कि भाई तुमने कितने शेयर में इशू कर रखा है, कितने में लिया था, चाहे आपने 10 साल हो गए उस शेयर में इन्वेस्ट किए हुए, आप लोगों को सारी की सारी डिटेल आप लोगों की पता चल जाती है। ठीक है, सो जितनी भी आप लोगों की अनफेयर प्रैक्टिसेस होती थी, मैल प्रैक्टिसेस होती थी, इरेगुलरिटी होती थी, उनको खत्म करने के बेसिस पे नई नई कॉन्सेप्ट लेकर आई हैं। जैसे कि सबसे बढ़िया था कि आप डिजिटली क्या करने जा रहे हैं, ट्रेडिंग करेंगे, जिसके कारण हमने डीमैट अकाउंट बनाया था। और ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया था सेबी के थ्रू, इसी वजह से सेबी को एस्टेब्लिश किया गया था। तो यहां पर सेबी की रेगुलेशंस आ रही है, कैपिटल मार्केट के अंदर रेगुलेशंस आ रही है। क्यों आ रही है? आने का कारण है आप लोगों का, सबसे पहला कारण है लिमिटेड एक्टिव ट्रेडिंग एंड हाई वॉलेटिलिटी। लिमिटेड एक्टिव का मतलब क्या है कि पहले पता है क्या होता था कि मान लीजिए 100 कंपनियां हैं, 100 कंपनी क्या कर रही है, अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवा रही है। ठीक है, बट उनमें से कुछ कंपनियां ही वर्क कर रही है, दैट मीन्स कुछ कंपनी के शेयर ही क्या हो रहे हैं, डील कर रही है। अब बाकी की बाकी चुप बैठी है, वो बाकी कभी कभार मार्केट में आ जाती है, ओकेजनली आ जाती है, रोज उसमें डीलिंग नहीं होती, रेगुलर डीलिंग नहीं होती। तो जिसके कारण क्या होगा, केवल एक कुछ चुनिंदा कंपनीज की ही क्या होने वाली है, मोनोपोली होगी। और मोनोपोली आते ही वो प्राइस अपने हिसाब से क्या करना स्टार्ट कर देंगे, चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस वजह से भी यहाँ पे क्या आई है, आपकी रेगुलेशंस आई है। ठीक है, नेक्स्ट कारण क्या बन रहा है, प्राइस रिगिंग का मतलब क्या है कि जो शेयर्स का जो प्राइस है वो अपने आप ही सेट करवाया जाता था पहले। दैट मीन्स कि अपनी इंटरनल इंफॉर्मेशन, जो कंपनी की जितनी भी इंटरनल इंफॉर्मेशन होती थी, उन लोगों को क्या जितने भी इंफॉर्मेशन है अपने रिलेटिव्स या फिर अपने पास ही सीमित रखते थे, जिसके कारण उनका खुद का पर्सनल गेन हो जाता था। अब पर्सनल गेन हो रहा है तो उससे ज्यादा क्या चाहिए किसी को, दूसरों की थोड़ी ना पड़ी है। तो पहले क्या होता था, पहले प्राइस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दिया जाता था, आर्टिफिशियली मैनिपुलेशन ऑफ द शेयर प्राइस टू मिसलीड द इन्वेस्टर्स, अपने इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया जा रहा था, तो इसे बोला जाता है प्राइस रिगिंग। बट पहले के टाइम में क्या होता था, अब पहले के टाइम में तो यही होता जो मैंने अभी बताया, पर अब क्या है, अब बुक बिल्डिंग के थ्रू, ये बुक बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट यूनिट 10 में समझाया था, क्या है उसमें कि एक प्रॉपर एक रेंज दे दी जाती थी, 100 शेयर्स के प्राइस के लेकर एक शेयर का प्राइस या तो 100 या फिर 120 के बीच में होगी। फाइनल प्राइस कब डिसाइड होता था, अपने इन्वेस्टर्स जिस तरीके से इन्वेस्ट करते थे, उनकी डिमांड रहती थी, उनके हिसाब से अब वो प्राइस क्या होता है, सेट होता है। तो बुक बिल्डिंग आज के टाइम में कॉन्सेप्ट चल रहा है कि फाइनल प्राइस एट द एंड में डिसाइड होगा एज पर द इन्वेस्टर्स डिमांड। गॉट इट, समझ में आ रहा है? तो ये प्राइस रिगिंग का कॉन्सेप्ट है, रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अलॉटमेंट एंड द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स में जो डिले होती थी, दैट मींस कंपनी क्या करती थी, जैसे यहाँ पे आप लोगों को मैंने प्रोसेस बताई है, जस्ट अ सेकेंड, जी कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने सबसे पहले मार्केट में अनाउंसमेंट कर दी कि भाई कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स को इशू कर रही है, जितने भी इन्वेस्टर्स है वो क्या करेंगे, वो अपने पैसे को यहाँ कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे या नहीं कर देंगे। ठीक है, अब कंपनी को कंफर्म हो गया कि भाई मेरे पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स होल्डर्स हैं और इनका पैसा मेरे पास इस बैंक में आ चुका है, बैंक वाले कंपनी को इंफॉर्मेशन दे देंगे कि भाई कंपनी तुम्हारे शेयर्स के हिसाब से ना तुम्हारे यहाँ पर इतना पैसा आया है। ठीक है, कहते हैं अच्छा, अब कंपनी जानबूझकर क्या करेंगी, शेयर्स को इशू करने में, इनको अलॉट करने में डिले करती है। क्यों करती है, अब उनके भाई कुछ कारण है। सबसे मेन जो कारण ये मेरे हिसाब से ये है कि जब हम क्या करते हैं, पहले पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, सेकेंडली उनको अलॉट करने में टाइम लगाते हैं। जैसे कि इनका ना टाइम होते हैं 1 दिन का, 2 दिन का, इतने दिन में आप लोगों को शेयर मिल जाते हैं। अब वो 2 दिन उन्होंने सेट किए, 2 दिन के बाद भी उनको क्या है, शेयर नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट कम हो रहा है, नहीं हो रहा है। टेक्निकल इशू आ जाए वो अलग बात है, उसके लिए आप लोगों को नोटिस देना पड़ता है कंपनी को। बट अगर आप कोई नोटिस नहीं दे रहे हो, अलॉट करने में, ट्रांसफर करने में, कंसोलिडेट करने में, फिर भी डिले कर रहे हो, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं उनके फंड का, जो उनका पैसा है, उनका आप गलत यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके की हरकतें ना हो तो रेगुलेशंस आई है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कंपनी की जो इंटरनल जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कि प्राइस किसी शेयर को हम क्या, जैसे पहले क्या होता था कि जो शेयर्स की जो प्राइस है, ठीक है, जो ब्रोकर होता है ना, केवल उसी को पता होता था कि भाई शेयर का प्राइस फाइनली यहां तक रहने वाला है। ठीक है,
अब वो ब्रोकर ने क्या किया, अपने अपने जितने भी रिलेटिव्स है ना उन सबके पास क्या करना स्टार्ट कर दिया, शेयर करना स्टार्ट कर दिया कि भाई इस कंपनी का शेयर ना इतने पे जाएगा, पक्का जाएगा। अब भाई इनके मान लीजिए 4 रिलेटिव्स हैं, उन चारों रिलेटिव्स को क्या है, कंफर्म हो गया कंपनी का शेयर यहां तक ही जाएगा और एट द एंड में वो यहां तक ही खरीदेंगे। यस या नो? मींस कि बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, शेयर के प्राइस के ऊपर। अगर शेयर कम है तो लोग खरीदते हैं, शेयर का प्राइस ज्यादा है तो लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन अपने रिलेटिव्स या फिर अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनके पास शेयर कर रहे हैं तो फायदा किस किस को होगा, सारी पॉपुलेशन जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सबको होगा या फिर इन सभी रिलेटिव्स को होगा? डेफिनेटली रिलेटिव्स को होगा। तो यहाँ पर ये इनसाइडर ट्रेडिंग यही कह रही है कि अपनी इंटरनल इंफॉर्मेशन को अपने रिलेटिव्स को, रिलेटिव इन द सेंस कंपनी के अंदर क्या होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, जितने भी इनसाइडर्स होते हैं, वो इस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का मिसयूज करके अपना अपना प्रॉफिटली गेन अर्न कर लेते हैं, राइट? तो इनसाइडर ट्रेडिंग दैट मीन्स कि यूजिंग द अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस, प्राइस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है जो कि अभी तक मार्केट में आई नहीं, आप उसका फायदा उठाकर अपना फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, ये चीज रोकी गई क्योंकि इससे बाकी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका नुकसान हो रहा है। अच्छा जी, अब यहां पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी को बनाया, जिनकी नींव, जिनकी सोच के बेस पे कंपनी की नींव टिकी है, उनको बोला जाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कंपनी के ओनर है ना। अब इनको पहले हम क्या करते हैं, राइट देते हैं कि भाई कंपनी के शेयर तुम लोग ले सकते हो, पर एक लिमिट होती है, वो लिमिट आगे हम डिस्कस करेंगे। और ये जो शेयर्स हैं कंपनी की जो मेन वैल्यू होती है, कंपनी के शेयर की जो मेन वैल्यू फेस वैल्यू होती है, उनसे उनको कम प्राइस में क्या किया जाता है, शेयर्स को दिया जाता है। प्राइस सच लोअर देन द मार्केट वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा जी, नेक्स्ट आता है माल प्रैक्टिसेस बाय द ब्रोकर एंड द सब ब्रोकर्स। जितने भी बीच के जो इंटरमीडिएट, चाहे वो ब्रोकर है, एजेंट है, सब ब्रोकर है, सब एजेंट है, व्हाटएवर, ठीक है, इनके बीच के कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में जितने भी इंटरमीडिएरीज है ना, वो क्या करते हैं, उनके पास देखो सबके पास अपनी अपनी पावर होती है, अपने ओहदे के हिसाब से, अपने पोजीशन के हिसाब से, है ना। अब उन अपने पावर को वो गलत तरीके से यूज करेगा तो क्या करने जा रहा है, वो केवल अपने फायदा को करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के इन्वेस्टर्स, किसी कंपनी के एजेंट से आप बात कर रहे हैं। अक्सर ये क्या है, गुड़गांव दिल्ली साइड में जहां पर भी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उनके अंदर ना एजेंट्स होते हैं, एम्प्लॉयज जिसे हम बोलते हैं। वो आप लोगों के पास फोन कॉल करेंगे और फोन कॉल करने के बाद वो ये बताएंगे कि भाई ये फलाना फलाना कंपनी है, इसके शेयर इतने पे जाएंगे और इतने पे आप खरीद लेना, इतने पर बेच देना। ठीक है, क्योंकि उनको पहले एस्टिमेट होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होती है कि इस कंपनी का शेयर यहां तक जाएगा, यहां तक नहीं जाएगा। ठीक है, अब उनको पता है कि मान लीजिए टीसीएस कंपनी का जो शेयर्स है वो 92 पर जाके फाइनल प्राइस जाएगा, देन उसके बाद वो गिरेगा, पक्का गिरेगा। और आप अपने शेयर, अपने जो इन्वेस्टर्स है, जो इन्होंने आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया है, उनको कह रहे हो कि भैया आप ना 82 पे सेल कर देना। क्योंकि जो एजेंट होता है ना, ब्रोकर होते हैं, उनको जस्ट अपने इन्वेस्टर्स की कलेक्शन करनी पड़ती है। ठीक है, उनके अपने नाम पर, अपने नंबरिंग, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से उनकी अपने डेली बेसिस पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। और ये दिखाना होता है कि भाई देखो कंपनी, हमने तुम्हारा काम कर दिया, डेली आप लोगों के पास इतने इन्वेस्टर्स ले आए हैं, दैट्स इट। बीच का जो मेन फंडिंग है, जितनी भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस वो करते हैं, वो गलत है। इस चीज को रोका गया है किसके थ्रू, रेगुलेशंस जो सेबी की आई है। ठीक है, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैंने छोटा सा आप लोगों को बताया। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ द ओड लॉट ट्रेडिंग। ओड लॉट ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड नंबर ऑफ द शेयर्स का एक बंडल होता है। समझ रहे हैं? जैसे कि जैसे एक दर्जन में कितने बनानास होते हैं, केला होते हैं, आपके 12 होते हैं, तो ये बंडल हो गए, स्टैंडर्ड नंबर्स हो गए, 12 ही 12। इस तरीके से लोट भी कंपनी डिसाइड करती है कि एक लोट में कितने नंबर ऑफ शेयर होंगे। मैंने कहा कि भाई मेरी कंपनी के तो 100 शेयर्स है। ठीक है, अगर 100 के 100 शेयर्स के हिसाब से डीलिंग हो रही है तो वेल एंड गुड। अगर इससे कम में हो रही है, 50 में, 20 में, 75 में, ठीक है, तो ये इसे हम कहेंगे ओड लोट ट्रेडिंग। ठीक है, ऐसी ट्रेडिंग को अब रोका गया है। कैरी फॉरवर्ड सिस्टम, जिसे हम पिछले कॉन्सेप्ट में हमने पूरे आपके पूरे के पूरे यूनिट में बुडला लिखा हुआ था, BUDLA, बट यहाँ पे लिखा हुआ है बदला सिस्टम। सो मैंने तो क्रॉस चेक कर लिया है, तो दोनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बट मीनिंग कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये कि जो आपकी डेट, आपके नंबर ऑफ द शेयर्स, प्राइस, डीलिंग टाइम, एवरीथिंग आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ये हार्म कर रहे हैं ड्यू टू
ड्यू टू इट्स हार्मफुल इफेक्ट द सिस्टम को क्या कर दिया गया, टोटली खत्म कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। अब ये जो कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम ना अब नहीं चलता, अब चलता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, डिलेइंग द लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज का मतलब क्या है कि आपकी सिक्योरिटीज को लिस्ट कब तक किया जाएगा, इसके अंदर भी डिले हो रही है। कलेक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ द एप्लीकेशंस में, ठीक है, इश्यू ऑफ द अलॉटमेंट लेटर हो गया, फिर कोई सर्टिफिकेट हो गया, लंबा टाइम गैप आ रहा है सब्सक्रिप्शन में, क्लोजर टाइम में। अगर आप डिले कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ आपके पास मिस्टेक है, या फिर आप लोगों को एक नोटिस देना जब भी आप कोई चीज डिले हो रही है। ठीक है, जैसे हम भी आप लोगों के साथ जब ये जो नोट्स हैं शेयर करते हैं, अगर टेक्निकल इशू आ जाए या फिर कोई और फर्दर रीजन आ जाए, हम आप लोगों को शेयर करते हैं कि भाई हम इतने टाइम के अंदर हम लोग आप लोगों को शेयर कर देंगे, यस या नो। पर हमेशा अभी तक का जब रिकॉर्ड है, हमने टाइमली आप लोगों को मिस किया, आप लोगों ने जो प्रोसेस हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं, देन डेफिनेटली आपको टाइमली मिला होगा। जिनको बच्चों को नहीं मिला है, हमने टाइम दिया है कि भाई इतना टाइम के बाद आप लोगों को मिल जाते हैं, तो एक नोटिस देना पड़ता है कि हम आपके और हमारे बीच में एक ट्रस्ट बना रहे, राइट? समझ में आ रहा है? तो एट द एंड में आप लोगों को कंक्लूजन क्या लिख के आना है कि आप लोगों की जो ये रेगुलेशंस हैं वो क्यों जरूरत पड़ी है। रेगुलेशन इसलिए जरूरत पड़ी है कि जो कैपिटल मार्केट में जितनी भी तरीके की हमने ये सिले मिस्टेक्स जो अक्सर करते हैं, अपने अपने फायदे को देखा जा रहा है, तो सेबी अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगी और पब्लिक इश्यूज, ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, इंटरमीडियरीज एंड इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए ये क्या करने वाली है, रेगुलेट करेंगे। फायदा क्या होगा कि फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट कैपिटल मार्केट के अंदर वर्किंग होगी। गॉट इट? यहां तक सभी को समझ में आया? अच्छा, रेगुलेशंस ऑफ द कैपिटल मार्केट के बारे में अगर बात की जाए, रेगुलेशन मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइमरी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या होता था, आप लोगों के पास कैपिटल इश्यू कंट्रोल एक्ट होता था। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आया सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया। इसकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट सेकेंडरी मार्केट के लिए था। ठीक है, और जो आपकी कैपिटल इश्यूज प्राइमरी मार्केट थी, किसके द्वारा कंट्रोल की जाती थी, कंट्रोलर ऑफ द कैपिटल इश्यू। एंड द सेकेंडरी मार्केट को कौन कंट्रोल करता था, स्टॉक एक्सचेंज डिवीजन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बट आज दोनों को रेगुलेट कौन करता है, कैपिटल मार्केट को, पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी करता है। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? सेबी क्या है, आप लोगों के सबसे पहले 1988 के अंदर इसके रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट आए थे, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी की तौर में इसको सेट कर दिया गया था। ठीक है, एंड 1992 के अंदर 30 जनवरी को इसे एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मिली थी सेबी को। देन 1992 4 अप्रैल को ये पार्लियामेंट में इसको पास किया गया और प्रेसिडेंट की हमें क्या मिली, असेंट मिली, सहमति मिली, और फाइनली ये क्या बन गया, हमारा प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट बन गया 1992 के हिसाब से। ठीक है, और जो कि टोटली रेगुलेट करेगी आपकी कैपिटल मार्केट को। और जो जितने भी आप लोगों ने, मैंने अभी आपको 2 एक्ट्स बताए, कैपिटल इशू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, इनको क्या कर दिया गया, रिपेल्ड कर दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया? जितनी भी पावर्स थी वो क्या कर दी गई है, ट्रांसफर कर दी गई है। कहां से कहां, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से सेबी के पास में। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप लोगों को समझ में आया कि बोथ द प्राइमरी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट किसके अंडर कंट्रोल होगी, ये सेबी के कंट्रोल होगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, वही ये बात तो ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी आप लोगों के जितने भी टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उन सब की मेन बात है, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम इन्होंने अपने हाथ में लिया था। ठीक है, और स्टॉक मार्केट जो हमारी है, इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट करने का काम किया गया था। कैपिटल मार्केट में जो भी छोटे मोटे चेंजेस लेकर आने थे, इन्होंने लेकर आए। ठीक है, तो फंक्शंस एंड द पावर ऑफ, जो मैंने आप लोगों को बताया, एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चंस आए हुए, कैसे लिखेंगे, क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों को ये जो ऊपर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था, ये आपको लिखना है कि भाई कैपिटल मार्केट के अंदर सेबी की पावर कैसे आई है, सेबी किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, पावर देखो, सबसे पहला पावर है कि भाई रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटी मार्केट, कि जितनी भी आप लोगों की स्टॉक एक्सचेंज में वर्क, स्टॉक का मतलब क्या होता है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, ये सारी की सारी सबकी सब आते हैं स्टॉक के अंदर। एक्सचेंज का मतलब क्या है, बाइंग एंड सेलिंग करना। तो यहां पर इन दोनों इसकी जितने भी शेयर्स हुआ, डिबेंचर्स हुआ, बॉन्ड हुआ, लोन, ये जितने भी आपके पास लोन्स की प्रोसेस होती है, ये बाइंग एंड सेलिंग की जो प्रोसेस है, इसको प्रॉपरली रेगुलेट किया गया।
ठीक है, जिसके कारण जो इन्वेस्टर्स हैं और कंपनी के बीच में एक प्रॉपर रिलेशन बन सके और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग हो सके, विश्वास बना रहे। ठीक है, इट्स फ्रेम द रूल्स रिगार्डिंग द ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटी एंड द सेटलमेंट प्रोसीजर क्या रहने वाला है कि इन्वेस्टर्स ने आप लोगों को पैसे दे दिए, कंपनी उनको किस तरीके से क्या प्रोसेस को फॉलो करेगी शेयर्स को अलॉट करने में। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, सेकंड पावर क्या है यहां पर इनके पास, सेबी के पास, रजिस्ट्रेशंस एंड द रेगुलेशंस ऑफ द मार्केट इंटरमीडियरीज। दैट मींस जो बीच के जो पर्संस होते हैं ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहां पर कि कंपनी होती है और इधर साइड क्या होती है, इन्वेस्टर्स होती हैं, और इनकी जो हेल्प करने वाले बीच के इंटरमीडियरीज, एजेंट, सब एजेंट, ब्रोकर, सब ब्रोकर्स जितने भी हैं, इनको ये किस तरीके से, जैसे मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों हूं, क्योंकि हमने एक प्रॉपर एक प्रोसेस को फॉलो किया, अपनी क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट किया। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है हर चीज को अचीव करने का, एक ओहदे के ऊपर आने का। यस एवरीवन। सो यहां पर इसी तरीके से इनका भी एक लेवल है, इनको काफी सारे एग्जामिनेशंस देने पड़ते हैं, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेशंस होल्ड करने पड़ते हैं। ठीक है, सो ट्रेनिंग प्रैक्टिस सेशंस होते हैं इनके भी। सो यहां पर प्रॉपर तरीके से इनको भी अपॉइंट करने के प्रॉपर एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड द जो गाइडलाइंस इशू की गई है सेबी के थ्रू, वो इनको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कि रजिस्ट्रार होते हैं, ट्रांसफर एजेंट होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, अंडर राइटर्स होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं, इन सब की, सभी इंटरमीडियरीज की अपनी अपनी एक नॉर्म्स है, तो उनको वो फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो उस पोजीशन के ऊपर होल्ड रहकर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलेशंस ऑफ द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड द म्यूचुअल फंड्स, क्या कहना चाह रहा है, सेबी रेगुलेट करता है किस किस को, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट जो जितनी भी स्कीम्स है, जैसे कि आप लोगों की म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करती है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, जितने भी छोटे छोटे, जैसे कि जिनके पास ज्यादा फंड नहीं होता, ज्यादा पैसा नहीं होता, वो क्या करते हैं, अपने पैसे को सिक्योर तरीके से इन्वेस्ट, अब उनको ये भी नॉलेज नहीं है कि भाई किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस एरिया में आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से आप लोगों को अच्छा रिटर्न आ सके। तो क्या होता है यहाँ पर, म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लेस है जहां पर क्या करते हैं, जितने भी छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं, अपने पैसे को, ये मान लीजिए सारे के सारे इन्वेस्टर्स हैं, ये अपने पैसे को म्यूचुअल फंड के अंदर क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड के अंदर क्या करेंगे, पैसे को लगा देंगे, और यहां पर ना एक्सपर्ट बैठे होते हैं। ठीक है, अब वो एक्सपर्ट क्या करेंगे, यहां पर जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ होता है ना, उस पैसे को अपने नॉलेज के बेसिस पे क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, फिर उनसे रिटर्न आएगा, वो रिटर्न यहाँ इन एक्सपर्ट्स के पास आएगा, और वो उनको क्या कर देंगे, नंबर ऑफ द शेयर्स के हिसाब से, जैसे जैसे जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था उसके हिसाब से उनको बांट देंगे। तो म्यूचुअल फंड का बस इतना सा काम है, ये बस एक ऑर्गेनाइजेशन, इस यहाँ पर एक एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड इज द प्लेस वेयर देयर इज अ मैनी पीपल पुट देयर मनी टुगेदर एंड दैट मनी इज इन्वेस्टेड बाय द एक्सपर्ट, जैसे कि शेयर्स में, बॉन्ड में, गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज होती है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे ये सेबी इनको भी रेगुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जाता है प्रमोशंस एंड द रेगुलेशंस ऑफ द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। देखो नाम से क्लियर बता रहा है कि भाई मैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, मींस की रोजाना हमें सेबी से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, पर हाँ जितने भी काम करूंगा मैं सेबी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही काम करूंगा। तो क्या लिखा हुआ है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट एंड कंट्रोल इट्स ओन मेंबर by making the rule, monitoring the activities and taking the actions against the wrong practices। मीन्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी गलत तरीके की प्रैक्टिसेस हो रही है, जितनी भी गलत तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, वो बात की जा रही है, वो अपने खुद के रूल्स, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज बनाएगा। बट हाँ ये याद रखना, वो सेबी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बनाएगा, सेबी ने जिस तरीके से बोला। सेबी प्रमोट द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द स्टॉक एक्सचेंज एंड द प्रोफेशनल एसोसिएशंस। These body regulate there is a own member, अपने मेंबर को खुद रेगुलेट तो करती है, बट कैसे, अंडर द सेबी सुपरविजन। इंश्योर द डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी इन द सिक्योरिटी मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से जैसे सेबी ने रेगुलेशंस दी हुई है वैसे ही आप लोग फॉलो कर रहे हैं। बट हाँ डेली सेबी को क्या नहीं करना पड़ रहा, इन्वॉल्व नहीं होना पड़ रहा। समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशंस ऑफ द फ्रॉडुलेंट एंड द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है, फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या है, ऑब्वियस है, मींस कि जो बंदा अब काम कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं सेलर हूं फॉर एग्जांपल,
सेलर हूँ, आप लोग मेरी दुकान पर आए, आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल चाहिए थी और ये बॉटल आप मेरे पास लेने आए, आपने कहा कि क्या इसका प्लास्टिक बड़ा अच्छा है, ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल टॉप बढ़िया है, बिल्कुल ज़बरदस्त है, ठीक है। आप लोगों को पता है जितना सॉफ्ट प्लास्टिक को आप यूज़ करोगे वो उतना अच्छा होता है ना। और मेरी जो बॉटल का फॉर एग्जांपल मैं जो तुम्हें सेल कर रही हूँ वो बॉटल का जो प्लास्टिक है वो बिल्कुल टाइट है, मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल टूटेगा नहीं, और तुम अपने खरीद के जा चुके हो, ठीक है, तुम अपने रास्ते से जब गए, ठीक है, आप लोगों ने बैग में डाली, बाय द डिफॉल्ट धक्का लग गया बैग के और वो बोतल हो गई है क्रैक, तो मेरी गलती थी ना कि मैंने तुम्हारे साथ मैंने मेरा बस मेन मोटिव क्या था, बस सेल कर दूं। पर जरूरी है कि चीजों को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करना। जैसे मैं आप लोगों को, मैं अब अपना पर्सनल एग्जांपल देती हूँ, जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, चाहे वो ऑफलाइन बैच है या ऑनलाइन बैच है, मैं आप लोगों को कहती हूँ कि पीडीएफ आपकी वही होगी एज इट इज जो हम वीडियो में शो करते हैं। उसके अलावा आप, जैसे आप लोगों को कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ और टॉपिक ही बता देते हैं कि क्या मैम इस पीडीएफ में ये भी टॉपिक होगा, मैं साफ मना कर देती हूँ कि बेटा आप लोगों की जितनी भी पीडीएफ है वो एज इट इज होंगी जो मैं आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स में शो करती हूँ। सो मेरे एथिक्स में आता है कि मैं अपने जब वर्क को कर रही हूँ तो प्रॉपरली ऑनेस्टी से करूँ। सो मैं अब आप लोगों को बता भी रही हूँ, इन्फॉर्मेशन भी है, और ये एक तरीके से मैं ये बता सकती हूँ हमारा एग्जाम्पल भी हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे सेबी ने भी जितनी भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस होती है, जैसे कि ट्रेड प्रैक्टिस, प्राइस के अंदर मैनिपुलेशन हो गया, फॉल्स ट्रेडिंग होती है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स जो हम शो करते हैं, मिसलीडिंग स्टेटमेंट दैट मीन्स जो हम गलत इंफॉर्मेशन शो करते हैं, ठीक है, जिसके कारण अक्सर आप लोगों ने कुकीज का बिस्किट देखा होगा, आपने देखे होंगे कि हाँ जी इसके अंदर कैशू नट है, इसके अंदर ये, पर आप लोगों ने ये भी कभी नोट किया है, कभी आपके जो बिस्किट के रैपर के जो पीछे जो लेबलिंग लगी होती है कि उसके अंदर कैशू कितने होते हैं, कभी नोट ही नहीं किया होगा। उसमें दिखाते इतने सारे हैं कि देखो इतने भर भर के कैशू डाले हुए एक बिस्किट के अंदर, पर उसमें एक्चुअल में होता है, मतलब बहुत पॉइंट्स में होता है कि पूरा एक कैशू भी नहीं होता। सो इस वजह से मिसलीडिंग स्टेटमेंट आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है, बट आप उसे प्रॉपर नोट नहीं करते। वो दिखाते भी हैं, लिखते भी हैं, बट आप लोग उसको ऑब्जर्व नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे पास बच्चों इतना टाइम ही नहीं होता, इवन बड़ों के पास ही नहीं होता। अब अगर मैं बताऊँ ना, मेरा कल का ही मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो शॉपकीपर है उनके पास मैं ना दूध लेने के लिए गई, 1 लीटर, अक्सर पापा लेके आते थे, बाय द डिफॉल्ट में कल मैं चली गई और उन्होंने मेरे से 70 रुपये चार्ज किए, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था 69। फिर मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन किया कि सर ये तो 69 है, आपने मुझसे 70 कैसे ले लिए? बोले डीलर हमसे 70 ही लेता है। फिर मैं क्या करूं भाई, 70 लेता है तो मेरे को तो लेबलिंग पे नजर आ रहा है कि ना 69 रुपीज है आपका 1 लीटर जो मिल्क है। कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने मुझे 1 रुपये दिया। जरूरी है अवेयरनेस आप लोगों को बताना कि ऐसे होता है बहुत ज्यादा प्राइस की, ये भी प्राइस मिसलीडिंग है। वो हर एक कस्टमर से, अगर उसके पास डेली के 100 कस्टमर आते हैं वो 1 लीटर दूध लेने के लिए 1 रुपया हर से एक्स्ट्रा चार्ज करे, तो मतलब कि 100 रुपए उसके पास वैसे ही आ गए। 100 दिन करेगा मतलब 1000 रुपए उसके पास ऐसे ही आ गए। तो जरूरी है आप लोग जब भी आप कोई सामान खरीद रहे हो उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड प्राइस जरूर मेंशन करें। देखिए सॉरी मेंशन नहीं, देखिए उसे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जाता है प्रमोशन ऑफ द इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग, जो मैंने आप लोगों को बताई है कि जब भी आप कोई सामान खरीदे तो जरूरी है ये चीजें आप लोग भी नोट करें। इसी तरीके से सेबी ने भी, इसकी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी क्या किया है, अपने जितने भी इंटरमीडियरीज हैं उनको एजुकेट करने के लिए, उनको इन्फॉर्म करने के लिए, इवन जब हम जैसे आप और हम जैसे जब इन्वेस्टर्स जब कुछ चीज सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, उन्होंने एक प्रॉपर साइट बनाई है, आप वहां से भी लर्निंग कर सकते हैं चीजों को। तो ट्रेनिंग करना, सर्टिफिकेशन कोर्स वो प्रॉपर प्रोवाइड करती है कि हाँ केवल एक वेल क्वालिफाइड पर्सन ही क्या हो प्रॉपर चीज पोजीशन पे होल्ड करे एंड वो परफॉर्म करे। प्रोहिबिशंस ऑफ द इनसाइडर ट्रेडिंग एंड द रेगुलेशंस ऑफ द टेक ओवर। इनसाइडर ट्रेडिंग आप लोगों को पता लगी, इंटरनल इंफॉर्मेशन को अपने रिलेटिव्स या फिर अपने मेन पर्सन को बता रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, केवल फायदा केवल उन्हीं पर्सन को हो रहा है, बाकी जितने भी अदर इन्वेस्टर्स बच गए उनको नुकसान ही होगा, है ना, टाइम का नुकसान होगा, बहुत सारी चीजें होती है। टेक ओवर का मतलब होता है कि आप किसी स्मॉल कंपनी क्या करे, किसी बड़ी कंपनी को होल्ड कर रही है, या तो बता के होल्ड करेगी या फिर बिना बताए होल्ड करेगी, और जो होल्ड हो रही है उसका फिर नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज को रोका गया है, और अगर कोई कर भी रही है तो जरूरी है उसको इंफॉर्मेशन देना। आपका जो लास्ट टॉपिक है वो इसी के ऊपर बेस करते हैं।
लिवाइंग द फी एंड द अदर चार्जेस। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, आपकी एक प्लेटफॉर्म फीस लगती है आप लोगों को, जैसे कि आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट इनका यूज करते हैं, जोमेटो एंड स्विगी का यूज करते हैं, आप लोगों से प्लेटफॉर्म फीस लेनी स्टार्ट हो गई नहीं होगी। जैसे पेटीएम हो गया, यूपीआई हो गया है, एंड जो और जितने भी है गूगल पे एंड फोन पे है, ये क्या कर रहे हैं, रिचार्ज करने के हुए, पेमेंट करने के हुए आप लोगों से हर ट्रांजेक्शन में जैसे कि आप 2, 4, 5, 7 रुपए लेने स्टार्ट कर दें। अब आप लोगों को लगता है कुछ नहीं होता है, कितने अपनी पूरी देश की जनता इन सबको यूज कर रही है, हर से वो 2 रुपए चार्ज भी कर ले। इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 143-144 करोड़ हो चुकी है, हर एक से 2 रुपए। भाई साहब, मतलब समझ पा रहे हैं मतलब कितना बड़ा ट्रैप है। पहले तो तुम्हें एडिक्ट कर दिया, देन उसके बाद आप लोगों से चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को अदर एग्जांपल भी दे रही हूँ और अपना जो कॉन्सेप्ट है वो भी करे जा रहे हैं। ये हर चीज ना लिखी होती है बट हम कभी भी पढ़ते नहीं है। उनकी टर्म कंडीशन का पूरा एक बड़ा लंबा पर्ची होती है उनकी, हम कभी पढ़ते नहीं है, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कितनी फीस लगनी चाहिए, क्या अदर चार्जेस है, प्रॉपरली मेंशन होते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज, इंटरमीडियरीज और जो मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट है कितना आपसे चार्ज कर सकते हैं। उससे ज्यादा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। इंस्पेक्शंस, इंक्वायरी एंड द ऑडिट पावर के बारे में बात की जाए, क्या कहना चाह रहा है कि अगर सेबी को लग रहा है कि भाई ये कंपनी क्या है, सही वर्क नहीं कर रही है, सो उनसे इंफॉर्मेशन किसी भी सोर्स से मंगवा सकती है, या तो कॉलिंग कर सकती है, उनके ऊपर इंस्पेक्शन स्टार्ट कर सकती है, किसी भी टाइम पे किसी भी मेंबर की डिटेल वो उठा सकती है, इंक्वायरी कर सकती है, ऑडिट कर सकती है। ठीक है, सेबी के पास ये प्रॉपर पावर है। पावर टू डेलीगेट अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स SEBI perform the functions and the exercise the power under the CSR, that means Security Control Regulations Act, जो कि आप लोगों को पता है पहले सेकेंडरी मार्केट के कंट्रोल करती थी। अब उन्होंने क्या कर दी है, डेलीगेट हो चुकी है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर स्ट्रेंथन द SEBI रूल इन द इंश्योरिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड द प्रॉपर रेगुलेशंस ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, कि जो भी पावर उनके पास थी वो पूरी प्रॉपर वे से डेलीगेट हो चुकी है। अब मैं ये कह सकती हूँ कंक्लूजन में कि जो SEBI है वो क्या है, एक वॉच डॉग की तरह है, कि हर एक परिस्थिति के ऊपर ये क्या कर रही है, ध्यान रख रही है कि क्या मार्केट में जितना भी वर्किंग हो रही है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, वो काम ट्रांसपेरेंसी से, अब डिजिटल होने से ट्रांसपेरेंसी तो प्रॉपर आ चुकी है। क्या इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, डेफिनेटली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उनके हेल्थ की ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने उनसे बस पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं पर उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो उसका भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रॉपर तरीके से इन चीजों के ऊपर ध्यान रखा गया। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां पर आ जाती है कॉन्सेप्ट कि जब भी कंपनी क्या करती है, शेयर को इशू करती है ना, तो SEBI ने कुछ गाइडलाइंस दी है कि भाई इशू करने से पहले क्या करना होगा, इशू करने के बाद क्या करना होगा, इशू के दौरान क्या करना होगा, इशू अगर हो चुका है अलॉटमेंट कब तक होगी, इस सारी की सारी बातें। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द रिपेल ऑफ द कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट, मतलब रिपेल इन द सेंस कि अब कैपिटल इशू कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी प्राइमरी मार्केट को संभालते थे उसको खत्म किया गया। सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैपिटल इशू की, वो अब किसके ऊपर आ चुकी है, अनट्रस्टेड टू द SEBI के ऊपर, एंड SEBI का एक्ट बन चुका है, ये हम पढ़ चुके हैं। बट फिर भी अगर क्वेश्चन ये आ जाता है तो इंट्रोडक्शन भाई तुम्हें लिखना पड़ेगा, ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अच्छा क्या लिखा गया है, सबसे पहले आपकी ये किसके ऊपर टॉपिक है, इशू ऑफ द कैपिटल पोस्ट एंड प्री के बारे में बात की है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी नॉर्म के बारे में बात की जा रही है कि भाई कौन कौन सी कंपनी कैपिटल इशू कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है, सॉरी कैपिटल इशू कह रही हूं मैं बार बार, शेयर इशू कर सकती है ना। मैं बहुत गहन में चली गई थी, शब्द पता ही नहीं चले, मैंने कैपिटल की जगह शेयर बोलना था। चलो, तो एलिजिबिलिटी नॉर्म दैट मीन्स कौन कौन कंपनी कर सकती है, कंपनी नॉट बैरिड बाय द SEBI, मीन्स की ऐसी कंपनी जिसके ऊपर SEBI ने किसी भी तरीके की बैन या फिर रोकथाम नहीं लगाई है, वो सारी की सारी कंपनी क्या कर सकती है, कैपिटल मार्केट में शेयर्स को की डीलिंग कर सकती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, फिलिंग ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट, दैट मीन्स कंपनी इशूइंग द सिक्योरिटी मस्ट बी प्रिपेयर द ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स होती है। ठीक है, इट मस्ट बी फिल्ड विद द SEBI थ्रू द रजिस्ट्रेशन मर्चेंट बैंकर्स एटलीस्ट 21 डे बिफोर द फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, दैट मीन्स 21 डेज से पहले आप लोगों को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास एंड द SEBI के थ्रू इसकी प्रॉपर फिलिंग करके सबमिट करवाना होगा। इन केस ऑफ द राइट इश्यूज एक्सीड द 50 लाख,
अ लेटर ऑफ द ऑफर मस्ट बी फाइल्ड विद द सेबी। दैट मीन्स कि अगर आपकी राइट जो शेयर इश्यूज की जो अमाउंट है 50 लाख से ज्यादा है, तो इस ऑफर को की जो डॉक्यूमेंट्री है वो आपको सेबी के पास भी जमा करवानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? और आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, जब भी कंपनी क्या करती है, शेयर को इशू करती है ना, शेयर को इशू करती है, अब जितने भी बंदे हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो कंपनी के लिए इंटरेस्टेड है, कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, तो क्या सारा का सारा पैसा कंपनी के पास आएगा? नहीं। अब देखो, मतलब मैं ये कहूँ ना, एक कंपनी अगर शेयर को इशू करने के लिए नोटिस जारी कर देती है, बिडिंग पॉइंट दे देती है कि भाई 8 रुपए से लेकर 23 रुपए का हिसाब किताब होने वाला है, ठीक है, तो बहुत सारे लाखों करोड़ों व्यक्ति होंगे जो कंपनी में इन्वेस्ट करते होंगे, तो लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस कैसे एक कंपनी संभालेगी? तो कंपनी क्या करती है, एक स्पेसिफिक शेड्यूल बैंक को होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होती हैं, उनको अपॉइंट करती है कि भाई कंपनी के नाम से जो भी पैसा आएगा आप लोगों को कलेक्ट करना है, देन उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन तुम लोग मेरे को प्रोवाइड कर देना, ठीक है। सो यहाँ पे ये इसलिए लिखा हुआ है। गॉट इट? एप्लीकेशन फॉर द लिस्टिंग, no company can issue the security to the public unless it has applied for the listing on one or more recognized stock exchange. That means अगर किसी कंपनी को क्या करना है, एप्लीकेशंस को, जितने भी शेयर्स हैं उनको इशू करवाना है, ठीक है, सिक्योरिटीज की डीलिंग करनी है, तो डेफिनेटली आप लोगों को अपने आप की पहले रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अगर नहीं करवा रहे तो आप लोगों को अलाउड नहीं होगा। इश्यू ऑफ द सिक्योरिटी इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म, दैट मीन्स डीमेटलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था, पेपर बेस्ड ट्रेडिंग होती थी। मीन्स कि आप लोगों को अगर शेयर खरीदना था तो जो फ्लोर पे आएगा, किसी कंपनी का जो ब्रोकर है, फ्लोर एक बड़ा सा फ्लोर होता है, ठीक है, उसके ऊपर अलग अलग कंपनीज के ब्रोकर आते हैं, वो ऐसे आवाजें हॉकर के टाइप में आवाज लगाते हैं कि कंपनी का शेयर 3 का 1, 3 का 1, 2 का 1, 2 का 1, इस तरीके से आवाज लगाते हैं। और आवाज लगाने के बाद जितने भी इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स होंगे वो इनके पास आएंगे, इन दोनों की डीलिंग सेट होगी और फाइनल प्राइस क्या होने वाला है, सेट होने के बाद ये इनको एक स्लिप सी दे देगा कि भाई तुमने इतने शेयर लिए, इतने रुपए में लिए, और इसके पास भी एक डायरी होती है, उस डायरी में वो क्या करने वाला है, नोट आउट करने वाला है। फाइनली वो डायरी की सारी इंफॉर्मेशन एट द एंड पॉइंट में, इसके दिन के आखिरी में कंपनी को देगा, कंपनी फिर वो स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करवानी होती थी। तो ये इतना लंबा प्रोसेस होता था पहले, ये होती है पेपर बेस्ड ट्रेडिंग। बट आज के टाइम में क्या हो गया, फिजिकली पेपर जो सर्टिफिकेट होते हैं ना, वो इशू करने की खत्म कर दिया प्रोसेस। वो कह रहे हैं कि जैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं ना आप लोग, वैसे वैसे आपको शेयर्स भी इसी तरीके से होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या नहीं कर सकते अब, मतलब क्या करने की अब कम कर दिया गया है, पेपर को होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चुका है। कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चुके हैं। शेयर्स कीप द डिजिटली इन द अकाउंट, आप अपने अकाउंट्स में प्रॉपर एक अकाउंट बनता है, जैसे कि आपका जैसे उसमें बन रहा है पेटीएम के अंदर, फोन पे के अंदर, गूगल पे के अंदर, यूपीआई के अंदर, इस तरीके से यहाँ पर भी बनता है, ठीक है। अच्छा, इनिशियल पब्लिक ऑफर बाय द अनलिस्टेड कंपनी, जो भी अनलिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है, जिन्होंने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करवाया है ना। एक अनलिस्टेड कंपनी इज अ कंपनी हुज शेयर्स आर नॉट ट्रेडिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। सो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि क्या ये अनलिस्टेड कंपनी आईपीओ इशू कर सकती है। अक्सर देखा जाए तो नहीं कर सकती, है ना, नहीं कर सकती ना। When is an unlisted company is allowed to issue of IPO? No, नहीं कर सकती। पर कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशंस को अगर वो फुलफिल कर देती है तो वो क्या कर लेगी, आईपीओ इशू कर सकती है, क्योंकि अनलिस्टेड है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं बेटा, कि अपने मतलब जैसे अब मैं आप लोगों को कहूँ कि आपने किसी पर्टिकुलर एडमिशन में, डीयू में, पीयू में, सीयू में, तुम लोगों ने ग्रेजुएशन, अब मास्टर डिग्री तुम लोग इग्नू से कर रहे हो, है ना। अब इग्नू में तुम लोगों ने अपनी एक सीट बुक की है ना, एक प्रोसेस की फॉलो किया होगा आपने, पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए होगे, फिर आप लोगों का एडमिशन कंफर्म हुआ होगा, फिर आप लोगों का नंबर जनरेट हुआ होगा, देन कहीं जाके ये कंफर्म हुआ कि तुम्हारा एडमिशन हो गया। इस तरीके से कंपनीज को भी क्या करना पड़ता है, अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करवाना पड़ता है, और लिस्ट करवाने के बाद उनको एक नंबर मिल जाता है। अब जिन्होंने लिस्ट नहीं किया, अब जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को एमकॉम करने ही है, तो डेफिनेटली आप लोगों को बीकॉम, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आप लोगों ने की होनी चाहिए, है ना, यस या नो। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुल किया होगा तभी तो इस लेवल पे पहुंचे होंगे। अब ये पहले ही अनलिस्टेड कंपनी है,
ये कह रहे हैं अनलिस्टेड का मतलब क्या, जिन्होंने इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है। अब अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ट्रस्ट आप लोग नहीं जीत सकते। तो क्या किया सेबी ने आप लोगों के ऊपर एक कंप्लीट कंडीशन लगाई, अगर आप ये 4 से 5 बातें फुलफिल कर देंगे तो मतलब कि आप एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में वही कंपनी लिस्टेड होती है जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होती है, कि जो अपने शेयर्स होल्डर्स की डिविडेंड हो गया, उनका पैसा हो गया, उनको शेयर्स अलॉटमेंट हो गया, जो अर्निंग पॉइंट है और काफी लंबे टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रही है, लोग वही इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो एज ए अनलिस्टेड हो रही है पहली बात। तो दूसरा, तुम्हारे पास ये सिचुएशन होगी ना तो आप आईपीओ इशू कर सकते हो। वो कौन कौन सी है वो आप लोगों को डिस्कस कर देखनी है। सबसे पहली बात की जा रही है आपकी जो नेट टेंजेबल एसेट्स है ना, वो क्या होने चाहिए, एटलीस्ट 3 करोड़ होनी चाहिए पिछले 3 सालों के हिसाब से, ठीक है। पिछले 3 साल में एटलीस्ट कम से कम 3 करोड़ तो होनी चाहिए। कंपनी क्या हो, कंपनी के पास एक अर्निंग प्रॉफिटेबिलिटी अर्न होनी चाहिए, अर्निंग प्रोसेस उसकी बढ़िया होनी चाहिए, कि वो अपने जितने भी शेयर होल्डर्स है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। वो कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में से ना कम से कम 3 साल तुम लोग बढ़िया कमाए होने चाहिए। कहते हैं अच्छा। नेटवर्थ दैट मीन्स एसेट्स माइनस की लायबिलिटी, जो बीच की जो कैपिटल बच रही है वो क्या होनी चाहिए, आप लोगों की 1 करोड़ होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 करोड़ पिछले 3 सालों के हिसाब से, ठीक है। इशू साइज नॉट एक्सीड द 5 टाइम ऑफ द प्री इश्यूज नेटवर्थ। नेटवर्थ जो आपकी है उससे 5 गुना कभी भी नहीं होनी चाहिए। इसकी मान लीजिए 2 रुपए शेयर्स है तो 5 गुना कितना हो गया, 10 रुपए। 10 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नो आउटस्टैंडिंग इंस्ट्रूमेंट गिविंग द राइट टू द प्रमोटर्स टू रिसीव द इक्विटी लेटर्स। दैट मीन्स किसी भी तरीके आउटस्टैंडिंग पॉइंट बारे में बात की जा रही है। ओके, सो अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है वो आईपीओ इशू करना चाह रही है तो जरूरी है उसका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना कैसे चेक किया जाएगा, ये 4 से 5 बातें देखकर। अल्टरनेटिव रूट फॉर द आईपीओ। अल्टरनेटिव रूट का मतलब क्या होता है कि आईपीओ इशू कर रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर मींस जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को मार्केट में लेकर आ रही है, ठीक है, और इसका अल्टरनेटिव बताए जा रहे हैं। बुक बिल्डिंग इसकी प्राइस को सेट करने के बारे में बात की जा रही है। तो कैसे होगा, तो बुक बिल्डिंग का मतलब क्या है, एक ऐसा मेथड है जब हम क्या करते हैं, प्राइस को हम पहले सेट नहीं करते। प्राइस कैसे सेट होता है, इन्वेस्टर्स के डिमांड के ऊपर, जो कि मैंने आप लोगों को अब वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, है ना, प्राइस लीकिंग वाले कॉन्सेप्ट में और यूनिट नंबर 10th में तो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो नजर आया, पॉइंट नंबर आप लोगों का 4th है, पेज नंबर आपके 7 पे, यूनिट नंबर 10 में, है ना। तो बुक बिल्डिंग एज इट इज यही सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट है। QIB का मतलब क्या है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। सेबी के द्वारा ना एक लिस्ट है कि भाई कौन क्वालिफाइड है कौन नहीं है, कौन इंस्टीट्यूशंस क्या है किसी कंपनी के आईपीओ को एक्वायर कर सकता है नहीं कर सकता। सो उनमें लिस्ट दी गई है, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, बैंक्स हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं। अगर ये बंदे, ये मतलब कि बंदे इन द सेंस ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस अगर ये सारी की सारी कंडीशंस को फॉलो कर दे, ठीक है, मींस इन द सेंस कि जो अनलिस्टेड जो थे ना, ये अनलिस्टेड जो कंपनीज थी, ये आईपीओ कह रहे हैं कि इन्होंने ये कंडीशंस फुलफिल नहीं किए, उनके लिए ये अल्टरनेटिव। समझ में आ रहा है, जो भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं जो इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रही है, ये कंडीशंस उनके लिए है कि जितने भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं ये अगर कंडीशंस फुलफिल कर लेंगे देन तब भी आप क्या कर सकते हो, अपना आईपीओ मार्केट में लेकर आ सकते हो। क्या कि एटलीस्ट 50% ऑफ द इशू मस्ट बी अलॉटेड टू देयर इज अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर आगे समझ में, इसलिए मैंने पहले समझाया था कि इनके द्वारा 50% ऑफ शेयर्स अलॉटेड होने चाहिए, अलॉट किए होने चाहिए, ठीक है, कंपनी इनको देगी। एटलीस्ट 15% ऑफ द प्रोजेक्ट पार्टिसिपेंट्स बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स, मिनिमम पोस्ट इशू कैपिटल इज 10 करोड़ एंड कंपल्सरी मार्केट मेकिंग फॉर द 2 years। ये आपको कंडीशंस लर्न करनी पड़ेगी कि 15% जो है पैसा जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एंड पोस्ट इशू कैपिटल आपकी 10 करोड़ होनी चाहिए और आप मार्केट के अंदर 2 years से कंपल्सरी मार्केटिंग मेकिंग करते होंगे, ठीक है। पब्लिक इशू बाय द लिस्टिंग कंपनी, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, अनलिस्टेड के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं हमारे लिस्टेड कंपनी के बारे में। अब लिस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंडीशंस फुलफिल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिस्ट होने से पहले इसने बहुत सारी कंडीशन फुलफिल की होगी। तो इसके लिए तो बस एक ही है
कि भाई जो टोटल इशू प्राइस है ना, टोटल इशू साइज है ना शेयर्स के, प्री इशू नेटवर्थ की जो पॉइंट बात की जा रही है, वो आपकी 5 टाइम्स से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। गॉट इट। अच्छा, एग्जाम्पशन फ्रॉम द एलिजिबिलिटी नॉर्म, इसके सेबी ने किन किन कंपनीज को, किन किन इंस्टीट्यूशंस को एग्जम्प्ट किया गया है कि भाई तुम्हें एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है आपका बैंक, राइट इशू बाय द लिस्टेड कंपनी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंपनी बाय द अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। इन तीनों को एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ओके। अच्छा, ये भी बात ध्यान रखनी है कि जितनी भी कंपनियां हैं जब वो शेयर्स को इशू कर रही है ना, तो जरूरी है वो फुल्ली पेड होने चाहिए, पार्टली पेड अप नहीं होने चाहिए। पार्टली पेड अप का मतलब है कि मान लीजिए कंपनी के शेयर्स मैंने क्या किया है, कंपनी की एक कंपनी है, उनके 100 शेयर्स को मैंने लिया हुआ है, ठीक है। अब 100 शेयर्स के बदले में उन्होंने बोला था एक शेयर क्या है 10 रुपए का है। दैट मीन्स मेरे को क्या करना है, 1000 रुपए मेरी पॉकेट से निकालने हैं और उठा के कंपनी वालों को दे देने हैं। बट कंपनी क्या करती है, धीरे धीरे पैसा कलेक्ट करती है। जैसे कि 10 रुपए में से उसने पहले 5 रुपए मंगवाए, फिर 3 रुपए मंगवाए, फिर 2 रुपए मंगवाए। मैंने 5 रुपए दे दिए जब उसने मांगे, मैं कह लो जी हो गया काम। मैंने 3 रुपए, जब उन्होंने 3 रुपए लिए मुझसे, 3 रुपए मांगे जब उन्होंने, मैंने 3 रुपए के हिसाब से उनको दे दिया पैसे। कहते अच्छा, अब मैं 2 रुपए देने के लिए मना कर रही हूँ, भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है कंपनी, अभी मैंने दिवाली की शॉपिंग की है, होली की शॉपिंग की है, सब ऐसे किया है। कहते अच्छा ऐसी बात है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंपनी के पास कितने, मेरे पास 10 रुपए में से मेरे को 10 रुपए देने थे कंपनी को, मैंने अभी तक कितने दिए हैं, 8 रुपए दिए हैं, 2 रुपए मैंने अभी तक नहीं दिए। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिनके भी अभी पेंडिंग अमाउंट बचा है, या तो उनसे पहले सारा का सारा पैसा कवर कर लो, या फिर जो पैसा कवर नहीं कर पा रहे तो उनसे सारा की सारी शेयर्स को फॉरफिट कर लो। मींस कि 100 शेयर मेरे पास थे, 100 के 100 शेयर में से छीन लेगी वो। समझ में आया? इससे मुझे डबल नुकसान होगा, एक तो शेयर भी गए, जितना मैंने पैसे पहले भर रखा था वो भी मुझे मिलेंगे नहीं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये आया समझ में कि भाई इशू करते टाइम क्या होने वाला है। एलिजिबिलिटी नॉर्म आया समझ में, अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी एंड एग्जम्प्टेड कंपनीज की। प्राइसिंग के बारे में अगर बात की जाए, प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटी के बारे में बात की जाए, प्राइस क्या है, कंपनी फ्रीली सेट कर सकती है। Pricing of the security means the deciding the price at which the company sell it the shares or the convertible security to the investors. That means अपने शेयर्स को सेल करने के लिए कंपनी क्या करने वाली है, एक प्राइस रखती है, वर्थ होता है। ठीक है, ठीक है। जैसे हमने अपनी पीडीएफ के रिगार्डिंग भी जो हम पढ़ा रहे हैं लेक्चर्स, इनके लिए भी हमने एक प्राइस सेट किया, राइट। तो ये प्राइस आप फ्रीली सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की कंपनी भी सेट करती है। फ्रीडम टू देयर इज अ प्राइस सिक्योरिटी कैसे, 2 तरीके से है। पहला क्या है, एनी कंपनी दैट इज अलाउड टू बी द इशू द शेयर टू द पब्लिक कैन डिसाइड द प्राइस टू इट्स शेयर्स एंड डिसाइड द प्राइस टू द कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। देखो 2 तरीके के शेयर्स के बारे में बात की जा रही है। एक तो वो शेयर्स जो कि शेयर्स में ही खरीदा गया था और शेयर में ही सेल किया जा रहा है। एक वो शेयर जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने डिबेंचर्स एक्वायर किए थे किसी कंपनी के, उसको शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मींस कि पहले आप क्या थे, लेंडर थे, और देन आप क्या बाद में बन गए हैं, ओनर बन गए हैं। ओके, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। मींस कि आपने डिबेंचर्स एक्वायर किए थे तो एट द एंड में आप डिबेंचर ही सेल करेंगे। मींस कि लेंडर थे तो लेंडर ही बनकर जाएंगे आप वापस। ठीक है, अच्छा, द कंपनी इज फ्री टू फिक्स द प्राइजेस, और ये गवर्नमेंट की आपके ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं होती कि भाई तुम लोग इतना प्राइस सेट करोगे, नहीं, ये डिपेंड होता है आपकी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कि कस्टमर कितना, इन्वेस्टर्स कितने डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो पढ़ना है, नो फिक्स्ड गवर्नमेंट प्राइस, कंपनी डिसाइड बेस्ड ऑन द वैल्यू एंड द डिमांड। ओके, अच्छा, एक तो फ्रीडम होती है, राइट। दूसरा आपके पास प्राइसिंग कैसी होती है, डिफरेंशियल प्राइसिंग होती है। डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सुना है तुम लोगों ने, अलग सेम प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है मेरे पास, ठीक है, इस पेन को जब मैं बाय करने के लिए गई, मैं जब खरीदने के लिए जा रही हूँ, उन्होंने मुझे 5 रुपीज का दिया। कोई और बढ़िया पार्टी का, मतलब कि बहुत रिचेस्ट पर्सन आया शॉप पर एंड देन वो खरीद रहा है, उससे दिया ये 20 रुपीज का। मींस की सेम प्रोडक्ट है और सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइजेस को चार्ज करना, जो अक्सर आप लोग मार्केट में देखते भी होंगे, है ना। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। अगर कोई आप लोग भी नोट करना इस चीज़ को, अगर
कोई मार्केट में सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, रेडी वाले खासकर ऐसा करते हैं, जो ठेले वाले होते हैं वो अक्सर करते हैं। अगर कोई बंदा गाड़ी में से उतर के कोई आपसे सामान खरीद रहा है, ठीक है, रोड पे आप खड़े हैं, ठीक है, आप अक्सर, मैंने हाईवे पे देखा है ये चीज़ें, अगर आप गाड़ी से उतर कर क्या कर रहे हैं, जो अमरूद है, सेब है, ये सब चीज़ें सेल करते हैं मार्केट उसमें हाईवे पर, तो वो आपसे 10-15 रुपये चार्ज ज़्यादा करेंगे। अगर कोई बाइक वाला है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो उनसे प्राइसेस थोड़े डिफ्रेंशिएट होते हैं। सो एक समान है, अलग अलग आप लोगों से प्राइस चार्ज की जा रही है, तो सेम शेयर्स बट द डिफरेंट प्राइसेस फॉर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द इन्वेस्टर्स। अगर कोई वीआईपी है तो उनसे अलग चार्ज है, कोई नॉर्मल है तो उनसे अलग चार्ज है, जैसे टिकट्स में भी होते हैं। बहुत सारी प्लेसेस पे आप लोगों को मिलेगी, जो वीआईपी बंदे होंगे ना उनसे चार्ज ही अलग ही जाएंगे। वीआईपी मूवी टिकट्स है ना, नॉर्मल टिकट्स हैं, तो डिपेंड करता है कैसे कैसे इन्वेस्टर्स है। प्राइस बैंड का मतलब क्या होता है कि रेंज होती है एक प्राइस की, जिसके थ्रू आप अपने फाइनल प्राइस को डिसाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, पहले आप प्राइस सेट नहीं कर सकते, जो हमने बुक बिल्डिंग में पढ़ा, ये सेम एज इट इज, ठीक है। फ्रीडम टू डिसाइड द डिनोमिनेशंस ऑफ द शेयर्स। डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपके एक शेयर की फेस वैल्यू क्या रहने वाली है। दैट मीन्स आपने कहा कि भाई मेरा शेयर तो भाई 10 रुपए का है, मैं क्या ठीक है, कोई कंपनी कहेगी भाई मेरा शेयर का जो एक शेयर की जो वैल्यू है 100 रुपये, कहते ठीक है। अब इसकी अगर मुझे पार्ट करने हैं, मैंने ये तो कहा मैंने एक शेयर के कितने रुपए हैं, 10 रुपये। अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर बढ़ाने हैं तो मैं क्या करूंगी, 2 शेयर करने हैं, एक शेयर करने हैं, तो मुझे प्राइस कम करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। अगर मुझे और कम करने हैं शेयर, मतलब ये यहां तो क्या किया मैंने, बढ़ा दिया शेयर को, अगर मुझे और कम करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट सेकेंड, मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे मान लीजिए किसी ने 10 शेयर मेरे खरीदे थे 10 रुपए के हिसाब से, तो उसने मुझे 100 रुपये दे दिए, कहते ठीक है। अगर मैंने शेयर की जो वैल्यू है ना 10 से क्या कर दी, 5 कर दी है, तो क्या होगा 100 रुपये के हिसाब से मेरे पास कितने नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, तो 20 नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। कहते अच्छा मुझे 10 से ना कम करने हैं, जैसे यहाँ पे 10 से 20 बढ़ गए नंबर ऑफ शेयर, मुझे इससे को और कम करने हैं, तो क्या करूंगी, मैं इसके शेयर की वैल्यू को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, यहाँ पे कर दूं मैं 20, मीन्स की एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी है, 20 रुपये होगी है, मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा, मतलब मेरे पास कितने शेयर हो गए, 5 शेयर हो गए। तो इसे बोला जाता है कि आप अपने शेयर्स की फेस वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, डिपेंड करता है कि कंपनी क्या करती है, स्प्लिटिंग करना चाह रही है या फिर कंसोलिडेट करना चाह रही है। जो स्प्लिटिंग का मतलब था कि आप नंबर ऑफ शेयर को बढ़ा रहे हैं, स्प्लिट दैट मीन्स एक शेयर था 10 रुपए का, आपने एक की बजाय उसको 2 कर दिया, 5-5 करके। कंसोलिडेट का मतलब होता है कि ऐसे बिखरे हुए पड़े हैं शेयर्स, आप उनको जोड़ना चाह रहे हो, मीन्स की मैंने कहा कि मेरे शेयर क्या है 5-5 रुपए के हैं, पर मैंने कहा कि सीधा 20 रुपए का कर दो ना, एक शेयर हो जाएगा। तो कंसोलिडेट दैट मीन्स इकट्ठा करना, और स्प्लिटिंग दैट मीन्स तोड़ना, स्प्लिट करना मतलब पार्ट करना, ओके। अच्छा, प्रमोटर का कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहता है, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड द शेयर होल्डर्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर मेन क्या बात याद रखनी है, प्रमोटर क्या होता है, मेन ओनर होता है, ठीक है, जो अक्सर जिसने कंपनी की नींव रखी है उसको बोला जाता है, दे पीपल हु स्टार्ट एंड कंट्रोल द कंपनी, ठीक है। जैसे अक्सर जब भी कोई दुकानदार अपनी दुकान को खोलते हैं तो दुकान खोलने वाला कौन हो गया, ओनर हो गया, दैट्स इट। अब यहाँ पर बात की जा रही है मिनिमम कितना कंट्रीब्यूशन कर सकता है, यहाँ पे ये वो पॉइंट है कि जो प्रमोटर है वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है किसी कंपनी में, डिपेंड करता है कंपनी कैसी है, अनलिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड है, या फिर आपकी कंपोजिट इश्यूज है। ये आपको परसेंटेज आपको लोगों को याद करनी पड़ेगी। 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल मीन्स की प्रमोटर्स को शेयर होल्डिंग कैन नॉट गो बिलो द 20%, मीन्स की 20% तो उसको करनी ही करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। लिस्टिंग कंपनी है, यहाँ पर भी 20% है, बट इशू साइज एंड द पोस्ट इशू जो भी उसकी मर्जी है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। कंपोजिट इशू होती है पब्लिक एंड द राइट इशू, दोनों को मिक्स करके जब हम इशू करते हैं, ठीक है, उनके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। प्रमोटर की अपनी चॉइस है कि वो 20% पब्लिक इशू करे या 20% पोस्ट इशू शेयर कैपिटल करे, ठीक है। अच्छा, अगर वो एक्सेस कंट्रीब्यूशन कर रहा है मींस कि 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसे बोला जाता है प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट, दैट मींस उसकी अपनी खुद की हिस्से एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर नाम दे दिया गया, ठीक है। अच्छा, टाइमिंग ऑफ द प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, टाइम क्या रहने वाला है, इसमें कोई इतनी कोई खास बात नहीं है, फुल्ली कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है
1 डे बिफोर द इशू ओपनिंग। इशू ओपनिंग से पहले वो 1 दिन पहले आप वो क्या कर सकता है, ईजिली अपनी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो अमाउंट है वो डिपॉजिट होना चाहिए ई क्रॉस अकाउंट्स के अंदर। ओके, अच्छा जी। लॉक इन पीरियड के बारे में बात की जाए, मतलब कब तक प्रमोटर को अपने पास वो शेयर्स क्या करने पड़ेंगे, होल्ड करके रखने पड़ेंगे। वो टाइम ड्यूरेशन दी गई है कि लॉक इन पीरियड आपकी 3 ईयर रहने वाली है। अगर आपने एक्सेस में जो कंट्रीब्यूशन किया उसकी 1 ईयर्स है। प्री इशू कैपिटल्स है फॉर द अनलिस्टेड कंपनी, उसके लिए 1 ईयर्स है। एंड वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, उनके लिए टोटली फ्री कर दिया गया है कि आप अपने हिसाब से इसको रख सकती हैं। गॉट इट। ये था आप लोगों की एलिजिबिलिटी, प्राइसिंग एंड प्रमोटर के कॉन्ट्रीब्यूशन। तीनों पॉइंट आए समझ में, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जाते हैं आप लोगों के पास कि प्री इशू ऑब्लिगेशंस क्या है जो सेबी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। प्री इशू ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि कंपनी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या ऑब्लिगेशंस है जो उनको फॉलो करनी चाहिए कि अपने शेयर्स को टोटली अनाउंस करने से पहले। वो सारी की सारी मेनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है। पहली सबसे बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अपने मर्चेंट बैंकर्स जो हैं उनको आप अपॉइंट करेंगे और उनको बताएंगे कि अब सारी की सारी इन्वेस्टर्स की टोटली जितने भी डिटेल्स हैं वो आप टूली आप हमें रिप्रेजेंट करें। ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि जब भी अपनी कंपनी क्या करती है, शेयर्स को इश्यू करती है, तो कंपनी को प्रोस्पेक्टस हो गया है, ठीक है, आपकी जो डॉक्यूमेंट्री है, ऑफर डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपकी सारी की सारी कंपनी की जो डिटेल है ना वो ट्रूली होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अपने इन्वेस्टर्स को मिसलीड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोगों को नहीं करने, क्योंकि इन केस सेबी को पता चल गया ना, आप लोगों के ऊपर हैवी पेनल्टी लगेगी। सो यहाँ पे क्या करना है कि ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है कि चेकिंग करना अपने हर एक डिटेल डॉक्यूमेंट्स की, केयरफुली चेकिंग ऑफ द एवरीथिंग रिलेटेड टू द इशू के रिगार्डिंग जितनी भी डॉक्यूमेंट्री है वो चेक करना कि भाई ये सही है, ठीक है, सच बोल रही हैं, क्या सेबी की जितनी भी रेगुलेशंस है उनको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अच्छा, पेमेंट ऑफ द सेबी फीस आप लोगों ने कर दिया, यानी इसकी प्रिस्क्राइब प्लेटफॉर्म जो फीस मैंने आप लोगों को बताई वो यहाँ पर आप लोगों को देनी पड़ती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड विद द ऑफर डॉक्यूमेंट, जो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है ना उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी क्या करने पड़ते हैं, सबमिट करने पड़ते हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले बात की जा रही है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि जहां पर आपकी कंपनी एंड द लेड मर्चेंट बैंकर्स हैं उनकी एक आपस में जो भी बातचीत हुई है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके अंदर लिखा जाता है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटी है, क्या लायबिलिटी है, हर चीज उसके अंदर लिखी होती है। किसमें? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो तुम्हें पता ही है। अब एसोसिएशन को हटा के अंडरस्टैंडिंग लगा दो कि जो दो पार्टी कॉन्सेप्ट में आ रही है उनको एक्चुअल में पता होना चाहिए भाई चल क्या रहा है। एलोकेशंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? एलोकेशन दैट मीन्स कि आप चीजें कब एलोकेट करेंगे, मीन्स कि बांटेंगे। इफ द मोर देन, अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास मर्चेंट बैंकर्स काफी सारे हैं, अब मैं अगर बात करूं ना, मेरे अंडर 3 बंदे हैं, ठीक है, तीनों बंदों को अगर मैं ये नहीं बताऊंगी भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, अगर मैं उनको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करूंगी तो सभी के सभी ये सोचेंगे ना कि भाई वो करेगा, मैं क्यों करूं, ये करेगा, मैं क्यों करूं, ये करेगा। होता है नहीं होता है ना। तो ये एक सेबी ने गाइडलाइंस इशू की है कि अगर आपके पास मल्टीपल मर्चेंट बैंकर्स है तो उनके क्लियरली डिवाइड किया जाए उनका वर्क कि भाई क्या कुछ उनको काम करना है। ड्यू डिलिजेंस जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके ऊपर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके साइन होने चाहिए, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, कि भाई जितने भी इंफॉर्मेशन दे रखी है इस सर्टिफिकेट्स के अंदर ये कंफर्म किया जाए कि जितने भी प्रीवियस इश्यूज थे, कॉन्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट तो हर जगह होते हैं, अगर इनकेस प्रीवियस इश्यूज हैं उनको तुम लोगों ने कैसे सॉर्ट आउट किया है, ये सारी की सारी एक जो डिटेल है आप लोगों को अटैच करनी पड़ती है आपको इन डॉक्यूमेंट के साथ। अंडरटेकिंग अबाउट द प्रमोटर्स ट्रांजैक्शंस, दैट मींस कंपनी को एक रिटर्न प्रोमिसेस आप लोगों को शेयर करना पड़ता है कि जो प्रमोटर्स है या फिर उनके जो रिलेटिव्स है, ठीक है, उन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स को बाय एंड सेलिंग किया है, क्योंकि आप लोगों के पास शेयर आने से पहले प्रमोटर उसको एक्वायर करता है शेयर्स को,
ठीक है। बिटवीन द फाइलिंग एंड द क्लोजर ऑफ द इश्यूज विल बी रिपोर्टेड टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 24 आवर्स। ओके, अच्छा, प्रमोटर्स ग्रुप की डिटेल्स हमें शेयर करनी पड़ती है। एंड जो आपके लेड मर्चेंट बैंकर्स हैं, सभी ने बताया गया है कि आप उसे अपॉइंट कर रहे हैं, तो अपॉइंट करने की एक प्रोसेस है, क्या आपने उस प्रोसेस को फॉलो किया है या नहीं किया है? यस एवरीवन। अच्छा, जितने भी आपके अंडर राइटिंग्स एग्रीमेंट्स होती हैं, ठीक है, लेड मर्चेंट जो बैंकर्स हैं वो ये भी प्रॉपर तरीके से आपको अरेंज करके देगा। दैट मीन्स जितनी भी फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है अंडर राइटर्स की वो बताएगा, क्योंकि अंडर राइटर्स ऐसे अपॉइंट नहीं होते। अब ये कहेंगे कि मैम अंडर राइटर का मतलब क्या है? भाई 10th यूनिट में क्या पढ़ के आए हो तुम? यही तो पढ़ाया था, तभी तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ये यूनिट कहीं ना कहीं इसका जो बेस आपकी 9th एंड 10th यूनिट है। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मेड द पब्लिक, दैट मीन्स जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स हैं मस्ट बी मेड पब्लिक फॉर द 21। जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना पब्लिक को कि भाई फलाना फलाना कंपनी के शेयर्स आने वाले हैं, वो इंफॉर्मेशन भाई 21 दिन से पहले तुम्हें देने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? प्री इशू एडवर्टाइजमेंट, आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी। कैस में होगी भाई? वो इंग्लिश में भी हो सकती है, हिंदी में भी हो सकती है, अपने रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए न्यूज़पेपर में, कि हाँ सबको पता चल जाए कि भाई इस कंपनी के इतने नंबर ऑफ शेयर इतने प्राइस पर इस रेंज में आ रहे हैं। ठीक है। एंड नो कंप्लेंट सर्टिफिकेशंस, दैट मीन्स कि आफ्टर द 21 डेज के बाद जो मर्चेंट बैंकर्स है उनको सबमिट करना पड़ता है कि भाई लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स कितनी कंप्लेंट्स थी, अगर कुछ अमेंडमेंट्स हुई है सेबी के थ्रू, उस अमेंडमेंट्स के हिसाब से आप लोगों को परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। कलेक्शन सेंटर्स क्या होने चाहिए, एजेंट्स नंबर ऑफ कितने होने चाहिए, प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। मिनिमम कलेक्शन सेंटर्स आपके 4 होने चाहिए। ठीक है, वो आपके जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज होती हैं उनके अंदर होना चाहिए। ठीक है, सिटीज के कहाँ पर क्या क्या लोकेशन से कितने एजेंट्स है ये प्रॉपर डिस्क्लोज करना चाहिए। इन एडवर्टाइजमेंट आपके राइट इशू के रिगार्डिंग भी होता है। ठीक है, आपके इशू ओपन होने से 7 डे पहले आप लोगों को इसकी एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी। ये कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन आपकी कहीं ना कहीं मैच होगी पोस्ट इश्यूज ऑब्लिगेशन में। पोस्ट, पहले हमने क्या पढ़ा था, प्री इशू में, इसकी इशू करने से पहले क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। पोस्ट इशू का मतलब होता है कि भाई तुम लोगों ने मतलब कंपनी की जो शेयरिंग इशू का जो प्रोसेस है वो क्लोज हो चुका है। अब कंपनी को जितने भी शेयर्स उनके पास आए हैं उनको किस तरीके से, शेयर के रिगार्डिंग जितने पैसे आए हैं उनको किस तरीके से आप लोग हैंडल करेंगे। मेन एम क्या होता है, इसके बाद पोस्ट मतलब इशू होने के बाद शेयर कंफर्म हो जाती है कि भाई इतने इतने पैसे आ चुके हैं, तो आप लोगों को अलॉटमेंट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कंपनी ने कहा कि भाई हम तो क्या करने वाले हैं, 10,000 शेयर्स को इशू कर रहे हैं। अब 10,000 के बदले में क्या हुआ, मार्केट में 15,000 लोग इंटरेस्टेड है आपके शेयर्स को खरीदने के लिए। अब 15 के 15,000 ने क्या किया होगा, पैसे सबमिट करवाए होंगे आपके मर्चेंट बैंक में। अब कंपनी के पास जितने नंबर ऑफ शेयर है उससे ज्यादा तो नहीं दे सकती है ना, जैसे यूनिवर्सिटी करती है कि यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई हमारे पास 92 सीट्स हैं, क्या वो 100 कर सकती है? 1-2 बढ़ा सकती है पर इतनी नहीं बढ़ा सकती है ना। तो ये क्या होगा कि जितनी सीटें नहीं आप बच्चों को अलॉट होती तो उनके पास इंफॉर्मेशन सेंड करनी पड़ती है। तो मर्चेंट बैंकर ने क्या करने वाला है, कंपनी को ये बताएगा कि भाई तुम्हारे लिए ना 15,000 के लिए एप्लीकेशंस आई हैं और उनके रिगार्डिंग अमाउंट भी आ चुकी है। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको नोटिस दिया जाए कि जितने भी एक्स्ट्रा के 5,000 जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पैसे कब तक वापस हो जाएंगे। इन्वेस्टर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो लिस्टिंग ऑफ द शेयर्स के रिगार्डिंग जितनी भी वर्किंग कम है, वो सारे के सारे स्मूथली हो जाने चाहिए। द मेन पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन है, पोस्ट इश्यूज लेड मर्चेंट बैंक। इनके लिए भी एक स्पेसिफिक पोस्ट इश्यू के नाम से मर्चेंट बैंक होते हैं। समझ में आया? पोस्ट इशू मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स क्या है, आफ्टर द इशू इज क्लोज होने के बाद क्या होगा, जो लेड मर्चेंट बैंकर्स है ना वो सबमिट करेगा अपनी रिपोर्ट को कि भाई नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने आए हैं, कितना का पैसा आ चुका है, कितना क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, और इस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, पोस्ट इशू मॉनिटरिंग रिपोर्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आप लोगों को समझना होगा कि जो सबमिट वेदर द इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब और नॉट, ये सेबी को ये बताना पड़ेगा कि भाई कंपनी के शेयर भाई इतने थे और इतने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए हैं और इतने हमारे पास नहीं हुए। और ये सारा का सारा क्या होना चाहिए, 3 दिनों के जो वर्किंग डेज हैं उनके अंदर अंदर आप लोगों को सबमिट करवाना पड़ता है सेबी को। एक प्रॉपर एक फिक्स फॉर्मेट होता है उसका। ठीक है, अगर इन्वेस्टर्स की किसी भी तरीके की ग्रेवेंसीज है उसको भी आपको क्या करना है, रिड्रेसल करना है, दैट मीन सॉर्ट आउट करना है कि भाई उनको शेयर नहीं मिले तो इन्फॉर्मेशन दो। अगर उनके पैसे आपके पास है, आप पैसे कब तक रिटर्न होंगे तो वो भी इन्फॉर्मेशन दो। प्रॉब्लम कैसे भी हो हर तरीके का सॉल्यूशन उनके पास होना चाहिए।
कोऑर्डिनेशन विद द रीजन इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है कि जितने भी बीच के जो पर्सन होते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रार हो गया, बैंकर हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इनकी वर्किंग के लिए क्या कौन क्या परफॉर्म करेगा, किनको क्या रूल रेगुलेशंस है, ये सारे के सारे के बीच में कोऑर्डिनेशन कौन सेटअप हो, ये बात की जा रही है, इनके लिए भी रेगुलेशंस आई हुई है। ठीक है, जो मर्चेंट बैंकर है वो इनके साथ कोऑर्डिनेट करता है और कि काम अच्छे से हो जाए, स्मूथनेस हो जाए, तो चीजें हर चीज को एक्सप्लेन किया जाता है। अंडरराइटर ऑब्लिगेशंस क्या है? अंडरराइटर का मतलब क्या है कि जब कंपनी के शेयर्स ना फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होते, अक्सर ये बताया गया है कि कंपनी जब भी शेयर इशू करी है, मैंने कहा कि मेरी कंपनी के शेयर मैंने 10,000 इशू करवाए हैं, ठीक है, मार्केट में नोटिस दिया है कि भाई जितने लोग भी इंटरेस्टेड है वो इन्वेस्ट कर दे। अब मैंने पीछे तो 15,000 का एग्जाम्पल लिया था, अब मान लीजिए यहाँ पे 8,000 लोग ही इंटरेस्टेड है मेरी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करने के लिए। बट सेबी ने क्या किया हुआ है, 90% का क्राइटेरिया यहाँ पे सेट किया गया। भाई 90% तो आपके शेयर्स क्या होने चाहिए, सब्सक्राइब होने चाहिए। 10,000 का 90% कितना होता है, 9,000 होते हैं। मतलब कि 1,000 की कमी के कारण सेबी ने बोला है कि अगर 90% से कम हुआ ना, तो आपको जितने भी लोगों का पैसा मिला है ना, उसको सारों को वापस करना है, आप अपने शेयर को इशू नहीं कर सकते। तो भाई 1,000 के चक्कर में तुम लोग 8,000 को वापस थोड़ी ना दोगे। तो कंपनी सेबी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अंडरराइटर को अपॉइंट किया जाता है, जो इन अनसेल्ड अनसब्सक्राइब जो शेयर्स है ना, उनको वो क्या कर लेगा, सब्सक्राइब कर लेगा। वो प्रॉमिस करता है टू बाय देयर इफ द पब्लिक डज नॉट बाय देम फुली। अगर पब्लिक फुली बाय नहीं करती है तो ये जो पर्सन है अंडरराइटर्स के नाम से जाने जाते हैं, जो बीच में अटके हुए शेयर्स है ना, उनको वो एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, पोस्ट इशू रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इफ द शेयर्स आर नॉट फुली सब्सक्राइब द अंडरराइटर मस्ट बी बाय द रिमेनिंग शेयर्स। जरूरी है वो उनको बाय करेगा। लेड मर्चेंट बैंकर्स मस्ट बी इंश्योर अंडरराइटर्स पे देयर मनी विद इन द 60 डेज। अंडरराइटर इनके लिए जो पैसा है वो 60 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के पास प्रोवाइड कर दे। अगर अंडरराइटर फेल हो जाए तो सेबी के पास एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में इसकी सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। ठीक है, बैंकर टू द इशू के बारे में बात की जाए तो बैंकर टू द इशू का मतलब क्या होता है, जो पैसे कलेक्ट करता है। कहां से, इन्वेस्टर से कलेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि आईपीओ इशू करना है, दैट्स इट। पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात की जाए, मींस की इशू की जो प्रोसेस है वो खत्म हो चुकी है, बात की जा रही है। जो लेड मर्चेंट बैंकर्स हैं वो एडवर्टाइजमेंट देंगे, पब्लिकली अनाउंस करेंगे कि भाई इशूइंग रिजल्ट क्या होने वाला है, कितनों को क्या, कितना कंपनी के पास पैसा आया है, कितने को लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी, कितनों को अपने शेयर्स के पैसे जिन्होंने दिए थे उनको रिफंड हो जाएगा, कितनों को एप्लीकेशन मिलने वाली है। मींस की पोस्ट इशू का मतलब ही क्या होता है, लोगों का तो काम खत्म हो गया, यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है कंपनी का काम। ठीक है, अब कंपनी की वर्क रहती है कि विद इन 10 डेज के अंदर अंदर वो क्या करे, ओवर सब्सक्रिप्शंस, अलॉटमेंट के कॉन्सेप्ट एंड रिफंड एंड लिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन के रिगार्डिंग सारी की सारी डिटेल यहाँ पर दे। बेसिस ऑफ द अलॉटमेंट, इसकी अलॉट करने का टाइम एंड जो अदर फॉर्मेलिटीज है वो आप लोगों को करनी है। अदर जो रिक्वायरमेंट है आप इसको रीड आउट कर लेना, इतना मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, ये वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो शेयर्स होते हैं ना, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, एक डिबेंचर सिक्योरिटी कन्वर्टेबल इनटू द इक्विटी होती है। मींस की जिन पर्संस ने, जिन भी इन्वेस्टर्स ने कंपनी के अंदर पैसा लगाया है एज अ डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, बोरोइंग मनी कहेंगे। कंपनी उसे बोरोइंग मनी मानती है, और जिन्होंने लगाया उनको हम क्रेडिटर मानते हैं। तो ये बोला जाता है कि यू आर अ लैंडर नॉट द ओनर। मींस कि आप अपने आप को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक आपकी टर्म कंडीशंस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि डेट की सिक्योरिटीज को आप कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होता है, फर्स्ट आप लेंडर होते हैं, बाद में आप क्या बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं। गॉट इट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आपके 5th पॉइंट के ऊपर, देन लास्ट हमारा पास आ जाता है टेक ओवर। पहले 5th कर लेते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, रेगुलेटरी जो आपकी सिक्योरिटी कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस जो एक्ट है 1956 किसके ऊपर कंट्रोल करती थी, याद है स्टार्टिंग में मैंने बताया था, सेकेंडरी मार्केट के ऊपर इसकी कंट्रोलिंग होती थी। राइट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके अंदर आपके कंट्रोलर होते थे। यस, जिनका मेन पर्पस क्या होता था कि भाई जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है उनकी फंक्शनिंग को देखना कि भाई प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, मतलब जितनी भी इन्वेस्टर्स है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, अपना पैसा अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। यस, ये कब पास हुआ था, 1956 में पास हुआ था, बट फोर्स में 1957 में आया था। मेन वर्क आपका यही था जो मेन है।
ठीक है। अब क्या हो गया, व्हाट डज दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर, इस एक्ट में क्या क्या चीजें कवर की गई है। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया स्टॉक एक्सचेंज को, रेगुलेशंस ऑफ द ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को, लिस्टिंग ऑफ द शेयर्स को। अब इनका मतलब समझ में आ गया, क्योंकि हम ऊपर से काफी 2-3 यूनिट से यही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। फिर इस रेगुलेशंस को क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया किसके अंदर, सेबी के अंदर। इसकी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैंड ओवर कर दी गई थी। द सिक्योरिटी कंट्रोलर एक्ट 1957 प्रोवाइड द डिटेल प्रोसीजर एंड द यूनिफॉर्मली एप्लीकेबिलिटी टू ऑल द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है कि भाई जितने भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैं, अगर वो फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो उनको स्टॉप कर सकती है, ग्रांट और द विड्रॉ द रिकॉग्नाइजेशन। अगर किसी को ग्रांट प्रोवाइड कर सकते हैं, इसकी परमिशन दे सकते हैं कि भाई तुम लोग फंक्शनिंग कर सकते हो, वो किसी को रोक भी सकती है। अप्रूव द रूल्स एंड द बायलॉज, दैट मीन्स द स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो भी रूल रेगुलेशंस है, ठीक है, वो कैसे बनते हैं, एक अप्रूवल मिलती है उनको। जैसे कहते हैं ना कि हाँ, जैसे प्रिंसिपल तुम्हें जैसे +2 क्लास की अगर बात की जाए तो फेवरल है, ठीक है, फरवरी के अंदर होती है, मार्च के अंदर होती है, आई थिंक जनवरी के अंदर भी, पता नहीं, आई थिंक हमारी तो जनवरी के अंदर हुई थी। जनवरी और फरवरी के अंदर क्या होता है कि आपकी जो प्रिंसिपल है अप्रूवल देते हैं कि हाँ फेयरवेल होगी। तो विदाउट अप्रूवल कोई भी रूल्स एंड द बायलॉज नहीं बनते हैं, कहने का मतलब ये। डायरेक्ट अमेंडमेंट्स ऑफ द रूल्स का मतलब क्या है, ये पावर से सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, आस्क द एक्सचेंज टू चेंज देयर रूल, कि भाई आप अपने रूल रेगुलेशंस में क्या कर सकते हो, चेंजेस ला सकते हो। कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन एंड द रिपोर्ट, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टॉक एक्सचेंज को कि ये भाई तुम्हारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तुम्हारी रिपोर्ट मुझे चाहिए, वो मंगवा सकती है, ठीक है। वो आपके ऊपर इंक्वायरी भी करवा सकती है अगर बहुत ज्यादा सस्पेक्ट में हो। सस्पेंड द बिजनेस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, दैट मीन्स अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो भी कंपनी है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसको कुछ टाइम के लिए उसको सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड क्या होता है, टेम्परेरी क्लोज करना उसकी ट्रेडिंग प्रोसेस को, ठीक है। सुपरसेड गवर्निंग बॉडीज का मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट है ना, रिमूव द मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, दैट मीन्स कि मान लीजिए कोई एक्स नाम का बंदा क्या कर रहा था, मिस्टर एक्स क्या कर रहा था, उस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहा था, हर वर्किंग परफॉर्मेंस को चेकआउट कर रहा था। जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको शक हुआ इस कंपनी के जो मेन पर्सन है, जो मिस्टर एक्स है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कंपनी को कुछ ना कुछ गड़बड़ में दिखा रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पूरा राइट है कि इस मैनेजमेंट के पर्सन को रिमूव करके अपना कोई बंदा सेट कर देना, उसे बोला जाता है सुपरसेड गवर्निंग बॉडीज। रेगुलेट द लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज को रेगुलेट करना, दिस इज द मेन पॉइंट। आफ्टर द सेबी एज एस्टेब्लिशमेंट, सेबी के आने के बाद मोस्ट पावर ऑफ अंडर द सिक्योरिटी, आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस जो एक्ट है वो ट्रांसफर किसमें कर दी गई है, सेबी के अंदर कर दी गई। मींस कि जितनी भी पावर जो भी हमने यहाँ पे पढ़ी है, किनकी, आपकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस जो एक्ट की सारी की सारी ये जो पावर आप लोगों की सेबी के पास आ गई है, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज के बारे में बात की जाए, मींस कि उसको लीगली अप्रूवल मिलना कि भाई तुम लोग ये फंक्शनिंग कर सकते हो, ये पॉइंट के बारे में बात की जा रही है। ट्रेडिंग डन इट्स अ वैलिड एंड द लॉफुली, तो रिकॉग्नाइज में क्या होगा, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी सेबी के पास, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करने पड़ेंगे, कंडीशंस जो दी गई है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, एडिशनल जो कंडीशंस है क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, प्रोसेस के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन है कि आपको इतने नॉमिनी हर महीने आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं ये आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। रूल्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, रूल्स क्या है, वोटिंग राइट्स का रूल होता है, एक मेंबर एक भी वोट दे सकता है, कोई भी प्रॉक्सी नहीं कर सकता। मीन्स कि जैसे अक्सर क्लास में अक्सर बच्चे करते हैं कि अगर 16 रोल नंबर नहीं आया है तो 17 उसकी अटेंडेंस बोल देते हैं, ठीक है। 16 रोल नंबर नहीं आया है तो क्या पता उसका फ्रेंड का रोल नंबर 54 है, जो अक्सर मेरी क्लास में होता है। 16 रोल नंबर अक्सर मोस्ट ऑफ एब्सेंट होता है और 54 जो स्टूडेंट है उसकी अटेंडेंस देता है, देन मुझे पता लग जाता है वैसे भी हमें। तो ये प्रॉक्सी होती है कि किसी और के नाम पर आप किसी और की अटेंडेंस लगा रहे हो, ठीक है। बायलॉज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज क्या है कि भाई क्या ट्रेडिंग आवर्स होना चाहिए, कैसे आप प्राइसिंग सेट करने वाले हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को कैसे आप क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं, किनके साथ आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्रॉपरली क्लियरली मेंशन है या नहीं है, हर चीज़। दैट मीन्स कि आपके वर्किंग कैसे करने वाले हैं,
ठीक है, ये सारे हैं, फीस, पेनल्टी, ब्रोकरिंग, ये सारे के सारे, सेबी की पावर, ये सारी की सारी इसमें आ जाती है। ठीक है, ये एज इट इज रिपीट हो रही है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, ओके, ये पढ़ती है पावर ऑफ द सेबी इन रिलेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। ये मोस्ट ऑफ वैसे हमने पढ़ ली है, बट फिर भी हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि जो सेबी की जो पावर है ना, उसके बारे में बात की जा रही है। तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, प्राइमरी क्या रेगुलेट करती है, कैपिटल मार्केट रेगुलेट करती है, और उसका मेन काम क्या होता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, मार्केट के अंदर इंटीग्रिटी लेकर आना, राइट। जितनी भी पावर्स थी अब वो यहाँ पर सेबी के पास आ गई। सबसे पहला क्या है, रजिस्ट्रेशंस एंड द लाइसेंस ऑफ द इंटरमीडियरीज। जितने भी इंटरमीडियरीज है ना, स्टॉक ब्रोकर है, सब ब्रोकर, रजिस्ट्रार है, मर्चेंट बैंकर्स है, अंडर राइटर है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, इन सब के लिए क्या उनको एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, इन्होंने प्रॉपर डिफाइन किया गया है। अगर कोई फुलफिल करेगा तो उनको एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। जिनके पास लाइसेंस होगा वही क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकता है। ठीक है, इंस्पेक्शंस एंड द मार्केट ओवरसाइट। अगर सेबी को लग रहा है कि भाई XYZ कोई कंपनी वर्क प्रॉपर नहीं कर रही है, तो क्या कर सकती है, सेबी के पास ये पूरा राइट है कि उसकी इंस्पेक्शन कर सकती है, उनसे डिटेल मंगवा सकती है, उनकी ऑडिट रिपोर्ट को चेक कर सकती है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकती है, मतलब हर चीज जिनके ऊपर इनको शक हो रहा है। ठीक है, कटघरे में आ रहे हैं। जो इनसाइडर ट्रेडिंग है उनको रेगुलेट किया जा रहा है, बंद करने के बारे में बात की जा रही है। क्लियरिंग एंड द सेटलमेंट मीन्स कि अगर इन केस किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, इन केस ऑफ देयर उसके पैसे फंस गए हैं, इन्वेस्टमेंट तो कर दी है बट शो नहीं हो रही है, कंपनी के को शेयर्स दे दी, कंपनी ने शेयर्स, कंपनी को पैसे दे दिए, शेयर्स नहीं हो रहे हैं अलॉट हमें, तो इन सब के रिगार्डिंग प्रॉपर एक क्लियरिंग, दैट मीन्स आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स उसको क्लियर करने के लिए, उनको सेटलमेंट करने के लिए एक प्रॉपर हाउस बनाए गए हैं, वो हाउस यही काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, रेगुलेशंस ऑफ द म्यूचुअल फंड एंड द मर्चेंट बैंकिंग। म्यूचुअल फंड कौन होते हैं पता लग गया, मर्चेंट बैंकिंग क्या होते हैं ये भी पता लग गया। इनके लिए भी प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट लाया गया है कि रूल रेगुलेशंस लाए गए हैं कि आप इन्हें, अब इनको चलाने वाले पर्सन ऐसे नहीं है कि कोई नॉर्मल पर्सन है, नहीं, उनके लिए भी एक प्रॉपर प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, एंट्री नॉर्म ऑफ फॉर द कंपनी। एंट्री नॉर्म्स क्या होने चाहिए, दैट मीन्स जो डिविडेंड जो ट्रैक है, रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, पिछले 5 सालों में से कम 3 सालों का आप लोगों के पास होना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट में आप लोग इन्वॉल्व हैं तो उस प्रोजेक्ट का प्रॉपर आप लोगों को अप्रूवल मिला होना चाहिए, प्रॉपर आप लोगों के पास रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, बायबैक ऑफ द शेयर्स एंड द CIS, दैट मीन्स द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट जो स्कीम्स हैं, इनके रिगार्डिंग भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया गया है। हर एक कंपनी को बायबैक का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता, बायबैक का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए जरूरी होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप लोगों के मेंशन होना चाहिए, और सेबी की जो रेगुलेशंस है उसके थ्रू आप लोगों को अप्रूवल होना चाहिए। बायबैक का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी ने शेयर्स इशू करवा रखे थे उन शेयर्स को वापस अपने आप ही खरीद लेना, दैट मीन्स लो अपनी बर्डन को कम करना। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन एंड द ट्रांसपेरेंसी, तो सबको पता है मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है ऑनलाइन ट्रेडिंग करना। ऑनलाइन ट्रेडिंग करने से क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और लोगों के अंदर जो ट्रस्ट है वो दूसरा पॉइंट ये फिल होने वाला है। ट्रांसपेरेंसी तो इसके साथ ही आ रही है। ठीक है, सेबी एक्ट 2002 के अंदर अमेंडमेंट्स जो 1992 में बना था ना, उसके अंदर काफी सारी अमेंडमेंट्स आई थी, वो आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, मेंबर्स के रिगार्डिंग आई थी, अमाउंट को होल्ड करने के ऊपर आई थी। अच्छा, रेगुलेशंस ऑफ द कॉर्पोरेट टेक ओवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, एग्जाम में भी आया था, और सेबी की क्या गाइडलाइंस रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को कॉर्पोरेट का तो मतलब पता ही है, कंपनीज के बारे में बात की जा रही है, पर टेक ओवर का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। टेक ओवर का मतलब होता है, जैसे मैं ये कहूँ कि ये छोटी कंपनी है, ठीक है, और मान लीजिए ये XYZ फॉर एग्जाम्पल, XYZ कंपनी है, ऑपरेट कर रही है, यहां पर इसके ऊपर नजर बनाकर रखी हुई है ABC कंपनी ने। ठीक है, अब ABC कंपनी क्या कर रही है, ये चाह रही है कि मैं इसको क्या कर लूं, होल्ड कर लूं, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और ये क्या है, ये वीक कंपनी है। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग कंपनी की इच्छा है कि मैं इसको भी एक्वायर कर लूं, मतलब इसके ऊपर होल्ड कर लूं,
तो ऑब्वियस है अब ये होल्ड या तो इन दोनों के बीच में आपसी सहमति होगी या फिर ये इनडायरेक्टली इसको बिना बताए, मतलब कि शत्रु की तरह, है ना, बिन बताए इसके ऊपर क्या करने वाली है, होल्डिंग करने वाली है। तो वो इस तरीके से भी कर सकती है। तो टेक ओवर का मतलब क्या है, जब एक स्ट्रॉन्ग कंपनी, वन कंपनी एक्वायर द कंट्रोल ओवर द अनदर कंपनी, किसी दूसरी कंपनी के ऊपर एक्वायर कर लेते हैं, वो किसी भी तरीके से कर सकती है। या तो ये कहते हैं ना कि कंपनी की या तो शेयर्स के ऊपर होल्डिंग कर लो, या उसके अंदर जितनी भी एसेट्स है उसके अंदर होल्डिंग करना स्टार्ट कर दो, या फिर उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना स्टार्ट कर दो। और इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 100 सारा का सारा कर लेगी तब उसे हम कहेंगे कि हाँ टेक ओवर हो चुका है, ऐसा कुछ हो चुका है, नहीं। या आप चाहे 10%, 25%, 51% किसी भी तरीके से कर रहे हो तो आप लोगों की होल्डिंग आ जाती है। क्योंकि क्या पढ़ा है हमने, जब भी हम किसी कंपनी के अंदर शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सभी बच्चे XYZ लिमिटेड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो पैसे, ठीक है। कंपनी ने क्या किए, 10,000 शेयर्स को इशू किया, सब बच्चों के पास 10-10 शेयर है, ठीक है। तो आप लोग भी क्या कहलाएंगे, इन्वेस्टर्स कहलाएंगे। और आप लोगों के पास पूरा राइट है कि कंपनी के बारे में पता हो कि कंपनी के ये पैसा कहां पर यूज कर रही है, आप लोगों को पता होता है, आपका प्रॉपर इसके ऊपर कंट्रोल होता है। तो ये उसका मतलब नहीं होता जब तक आप पूरी 100% कर लेंगे तब तक आप टेक ओवर नहीं कर रहे। नहीं, टेक ओवर का मतलब क्या है, आप कंट्रोलिंग पावर ले रहे हैं। कंट्रोलिंग पावर इन द सेंस कि चाहे आप 10% ले, 25 ले, 10 ले, 20 ले, 22 ले, कैसा भी ले, होना चाहिए, ठीक है। और टेक ओवर दो तरीके का होता है, या तो फ्रेंडली टेक ओवर हो सकता है या फिर आप हॉस्टाइल टेक ओवर कर सकते हैं। फ्रेंडली टेक ओवर में क्या होता है कि जब दोनों कंपनीज को पता होता है कि भाई हम म्यूचुअली, जिसे हम कह सकते हैं, दोनों कंपनी के बीच में एक म्यूचुअली एग्रीमेंट होता है, नेगोशिएट होता है कि हाँ दोनों कंपनी आपस में अप्रूवल देती है कि हाँ XYZ लिमिटेड क्या करे, ठीक है भाई ABC कर ले एक बार, तुम इसके बदले में इतने पैसे मुझे दोगे। होस्टाइल टेक ओवर क्या होता है, जब सामने वाली पार्टी को बिल्कुल भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पता होती, ऐसी टेक ओवर को होस्टाइल टेक ओवर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वाई द कंपनी गो टू द टेक ओवर, टेक ओवर क्यों करना चाहती है। अब देखो, मैं मान लीजिए चंडीगढ़ के अंदर मेरा प्रॉपर बिजनेस है, मान की मैं ABC लिमिटेड कंपनी हूँ, ठीक है। ABC लिमिटेड मैं हूँ और XYZ दिल्ली के अंदर है, ठीक है। अब चंडीगढ़ से मैं चाहती हूँ मेरा बिजनेस दिल्ली के अंदर भी एक्सपेंड हो, तो मैं उसको एक्वायर करने की कोशिश करूँ, इसकी अपने आप को एक्सपेंड करने के बारे में बात की जा रही है। यस, दूसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो रहा है, इकोनॉमिक ऑफ द स्केल इन द सेंस कि जितनी बड़ी लार्ज स्केल पे मैं चीजों को परफॉर्म करूंगी उतना कम कॉस्ट मेरे को आएगी। डाइवर्सिफिकेशन, दैट मीन्स मैं चीजें चंडीगढ़ में ही प्रोवाइड कर रही हूँ और मैं दिल्ली के अंदर भी प्रोवाइड करूंगी। गॉट इट। क्विक एक्सेस टू द प्लांट मशीनरी, अब जो चीजें कस्टमर क्या कर रहे हैं, स्पेशली चंडीगढ़ में लेने के लिए आ रहे हैं, मैं वो चीजें दिल्ली में भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूं तो वहां के कस्टमर वहीं पर रहने स्टार्ट हो जाएंगे, मैं उनको कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रही हूँ। डाइवर्सिफिकेशन हो रही है नहीं हो रही है, यस एवरीवन। सो ये काफी सारे रीजन है कि क्यों कोई चीजें हॉस्टाइल टेक ओवर होती है या फिर फ्रेंडली टेक ओवर होती है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर भी काफी सारे कॉन्सेप्ट इस तरीके से आए हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट है हम उसके ऊपर बात करते हैं। एक सेकेंड, हाँ यही है, ये आपको पूरा एग्जाम में लिख के आना है कि जो आप प्रिवेंशंस क्या क्या हैं, किस तरीके से अपने आप को टेक ओवर से बचा सकते हो। सबसे पहले ये बात की गई है की प्रोविजंस क्या है, जो क्लोज नंबर 40A एंड 40B में दी गई है कि जब भी टेक ओवर हो रहा है तो जरूरी है कि आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मींस की आप लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है। मींस की इफ अ पर्सन एक्वायर और एग्री टू एक्वायर द शेयर ऑफ द कंपनी and his existing holding exceed the 5% of the shares voting capital, अगर आपकी 5% से एक्सीड कर जाती है वोटिंग कैपिटल, ठीक है, मतलब की जो पार्टिसिपेशन है 5% से एक्सीड कर जाती है, सो आपको जरूरी है कि वो जो स्टॉक एक्सचेंज है ना वो अपने इसको नोटिफाइड करे विद इन 2 days के अंदर, और ये एक्वायरिंग और एग्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है अनाउंस करना पड़ेगा। अगर 10% वोटिंग राइट्स है तो आपको प्रायर नोटिफिकेशंस देनी पड़ेगी। कंपनी मस्ट बी इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी को जरूरी है स्टॉक एक्सचेंज को बताना, सॉरी कंपनी मस्ट बी इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज विद इन द 7 days ऑफ अबाउट द इवेंट अफेक्टिव। मीन्स कि जिस कंपनी को आप टेक ओवर करने के लिए जा रहे हो, मीन्स कि जिसके ऊपर होल्ड करने के लिए जा रहे हो, मीन्स कि आप किस पोर्शन पे आपने किसके थ्रू आपने होल्ड किया, आपने उसकी एसेट्स एक्वायर किए, लायबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, शेयर प्राइस कैसे आपने किए, ये चीजें 7 दिनों के अंदर अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर देनी पड़ेगी। पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द टेक ओवर का मतलब क्या है कि चाहे टेक ओवर वॉलंटरियली हो रहा है, मीन्स कि आप फ्रेंडली टेक ओवर हो रहा है, या फिर कंपल्सरी हो रहा है, हॉस्टाइल टेक ओवर के बारे में बात की जा रही है। अ पब्लिक अनाउंसमेंट मस्ट बी मेड बाय द बोथ ऑफरर एंड द ऑफरी, दोनों पार्टी को देनी पड़ेगी।
मीन्स कि मोस्ट ऑफ ऐसा देखा जाता है जो आपकी ऑफरी हो, मतलब जिसका टेक ओवर होता है ना, वो अक्सर आप लोगों को देखने को मिलेगा टेक ओवर की अनाउंसमेंट सबसे जल्दी देते हैं, ठीक है, और उसमें पूरी डिटेल देनी पड़ती है, सारी की सारी डिटेल कि कैसे हो रहा है, कितनी सारी की सारी पब्लिक अनाउंसमेंट में लिखना पड़ता है। प्रोटेक्शंस ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की प्रोटेक्शंस के रिगार्डिंग बात की जाए, ऑफर प्राइस मस्ट बी, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए ऑफर प्राइस, द एक्वायरर मस्ट मेक एन ऑफर टू द रिमेनिंग शेयर होल्डर्स, मीन्स की माइनॉरिटी इन द सेंस मैं ये कह सकती हूँ कि मान लीजिए जो XYZ कंपनी है, नजर आ रहा है, XYZ कंपनी है और ये क्या है ABC कंपनी है, इन्होंने क्या किया है, कंपनी के 60% के ऊपर क्या कर लिया, होल्ड कर लिया, मीन्स की जो बाकी के बचे 40% है उन्हें बोला जाता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, जिनका 40% के ऊपर अधिकार है, उनके बारे में बात की, तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द ऑफरिंग कंपनी, जिनकी ऑफरिंग इन द सेंस अब हमारे पास क्या है, XYZ कंपनी के बारे में बात की जा रही है, टू परचेज देयर शेयर एट द प्राइस एट द लोअर देन, इनमें से नॉट लोअर देन, इनमें से क्या नहीं होना चाहिए, हायर प्राइस ऑफ द 6 मंथ एंड नेगोशिएट प्राइस। अब हायर प्राइस मान लीजिए 50 है, इन्होंने नेगोशिएट करके 49 रखा है, तो किससे कम नहीं होना चाहिए, आपका 49 से प्राइस कम नहीं होना चाहिए, प्राइस देयर परचेज देयर शेयर एट द लोअर, सॉरी परचेज देयर प्राइस एट द प्राइस नॉट लोअर देन, इनसे कम नहीं होना चाहिए। मीन्स कि अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए ये बोला जाए कि भाई हम तो तुम्हें ना 40 रुपये में सारे के सारे शेयर्स आप लोगों के एक्वायर कर लेंगे, भाई नुकसान इनका है, जिनके ये इन वाले शेयर होल्डर्स का है, वो उनके पास, उनको अगर ये इन्फॉर्मेशन होगी ना कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है तो वो बच जाएंगे, अदरवाइज उनको शेयर को एक्वायर कर लेंगे, ठीक है। टेक ओवर कोड एज अ मॉडिफाइड बाय द सेबी के द्वारा कैसे मॉडिफाइड किया गया है, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात की जाए तो टेक ओवर के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेक ओवर कोड के अंदर क्या है, आपकी ट्रांसपेरेंसी, प्रोटेक्शंस एंड द अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखकर काम किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी, टेक ओवर प्रोसेस उन्होंने अनाउंस किया सेबी ने, प्रोटेक्शन किनकी कही है, क्योंकि माइनॉरिटी को सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जितने शेयर, जितनी पोर्शंस को उन्होंने एक्वायर कर लिया ना, उनको तो चलो ठीक है, फायदा स्ट्रॉन्ग कंपनी में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो बाकी के बचे भाई ये कहाँ जाएंगे, है ना। आप लोगों को अगर याद हो तो हमने इसको अकाउंट वाले चैप्टर में भी किया है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी वाले में, हाँ होल्डिंग एंड सब्सिडरी वाले में हमने इसको डिस्कस किया। तो मेजर प्रोविजन क्या है टेक ओवरिंग के, कि जितने भी शेयर होल्डिंग है उनको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, मींस की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। कोई भी एक्वायरर है, जैसे कि हमारे एग्जांपल के अंदर ABC लिमिटेड है, अब ABC लिमिटेड क्या करने वाली है, होल्ड कर रही है अगर 5% से ज्यादा किसी कंपनी के शेयर्स को, तो उसको इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि भाई हमने 5% से ज्यादा कर दिए इस कंपनी के इतने स्टॉक में, इतने आप लोगों की एक्वायरिंग कर रखी है, चाहे वो आपने एसेट्स में की हो या फिर आपने स्टॉक में की हो, ठीक है। आप लोगों को पब्लिक ऑफर देना पड़ेगा व्हेन अगर होल्डिंग 10% से क्रॉस कर जाती है तो पब्लिक ऑफर देना पड़ेगा। कंपनी ने बोला है कि अगर आप लोग क्या नहीं करने वाले, अगर ये प्रोसेस को आप लोग फॉलो नहीं करेंगे ना, टेक ओवर वैलिड नहीं कराया जाएगा। अगर ऑब्वियस है, अगर मान लीजिए मुझे नहीं पता मेरी कंपनी का टेक ओवर होने वाला है, सामने वाले पर्सन मेरे ऊपर अटैक करते जा रहे हैं, पीछे से मेरे कंपनी के जो शेयर्स है वो उड़ा के लेके जा रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा, और वो फाइनली अगर मेरे पास नोटिस दे रहे हैं कि भाई टेक ओवर हमने कर लिया, वो वैलिड नहीं होगा। पहले ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, भाई पब्लिकली अनाउंस करना पड़ेगा कि हमने इतने शेयर्स की इतनी चीजें कर ली हैं, ठीक है। क्रीप एक्विजिशंस की जो प्रोसेस है, दैट मींस इफ द समवन ऑलरेडी होल्ड, चाहे वो 10% या 51% आप लोगों को होल्ड कर रहे हैं, इसके दौरान दे आर अलाउड टू बाय ओनली 2% मोर इन द 1 ईयर। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ABC लिमिटेड ने पहले ही 10% से लेकर 51% के बीच में, फॉर एग्जाम्पल ABC ने ना 48% किसका एक्वायर कर रखा है, XYZ का, ठीक है, XYZ का इन्होंने पहले ही 48% इसमें इनकी हिस्सेदारी है। कहते हैं अच्छा, ये इंफॉर्मेशन इनको पता चल गई है कि भाई ABC लिमिटेड का सबसे ज्यादा पोर्शन ABC लिमिटेड का है हमारे शेयर्स के अंदर। कहते हैं अच्छा, नोटिफिकेशन क्या जारी होगा कि इस साल जब भी हम शेयर्स को इशू करेंगे ना, उसमें केवल आप 2% ही क्या कर सकते हो, हमारे शेयर्स में से एक्वायर कर सकते हो। दैट मीन्स एक लिमिट लगा दी गई है कि आप इससे ज्यादा नहीं एक्वायर कर सकते, ठीक है, समझ में आया। मिनिमम ऑफर साइज क्या मतलब क्या है, मिनिमम 20% ऑफ द इक्विटी के अंदर आप लोगों को होल्ड की होनी चाहिए। प्राइसिंग ऑफ द ऑफर क्या होना चाहिए, कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है
वेरियस कॉन्सेप्ट के ऊपर। चेन प्रिंसिपल के अगर बारे में बात की जाए, इफ द वन कंपनी एक्वायर द अनदर इनडायरेक्टली, पब्लिक ऑफर मस्ट बी मेड फॉर द ईच कंपनी इन्वॉल्व्ड। हर एक कंपनी का पब्लिक ऑफर इन्वॉल्व होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, कंडीशंस ऑफर के बारे में कंडीशंस क्या है, मिनिमम 20% एक्सेप्टेंस एंश्योर्ड होना चाहिए, 50% ऑफ द ऑफर वैल्यू, गॉट इट। एंड टारगेट कंपनी जिसके ऊपर एक्वायर हो, जिसका एक्वायर हो रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। वो रिस्ट्रिक्शंस कर सकती है बट एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान। एट द एंड में अगर मैं आपको कंक्लूजन ड्रॉ करूं तो क्या है, टेक ओवर्स आर द टूल फॉर द एक्सटर्नल ग्रोथ, मीन्स कि अपने एरिया के अलावा आप कहीं और एरिया में क्या करना चाह रहे हो, एक्सपेंड करना चाह रहे हो, तो टेक ओवर एक बढ़िया है। एक्विजिशंस में मर्जर भी एक तरीका है ना। रेगुलेशंस प्रिवेंट करती है, दैट मीन्स जो भी टर्म कंडीशन से भी लेकर आ रही है वो कहीं ना कहीं आप लोगों की एक्विजिशंस होने, चाहे वो सीक्रेट है या फिर अनफेयर है या फिर किसी भी एथिकल है या अनएथिकल है, उनके ऊपर रोकथाम लगा रही है, ठीक है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को बड़े ध्यान में रखा जा रहा है। फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस बना रहे हैं, तो ये रेगुलेटरी लेके आए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाता है चैप्टर फिनिश। मैं डिटेल में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अभी हमारे पास प्रॉपर टाइम है, हर तरीके को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिंक दिए गए हैं, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको आप इन सभी सब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ क्या है सब्जेक्ट्स को हमने कवर किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब आप लोगों को समझ में आएंगे कैसे लिखने हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है तो आप लोग दे सकते हैं। सो